नमस्कार। आज के सेशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज का जो विषय है वो है रेडियो फॉर्मेट्स एंड प्रोग्राम प्रोडक्शन। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज इस विषय पे जो आपसे रूबरू होंगे, जो इस विषय पे आपसे बात करेंगे, रेडियो जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से जुड़े श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर। तो जोरदार तालियों के साथ पहले सर का स्वागत करेंगे। ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब मैं स्टूडेंट था और रेडियो पढ़ने की उत्सुकता जागी थी। तो कुछ चुनिंदा लोगों से मिलने के लिए कहा गया था मुझे कि आप इनसे मिलें और आपको रेडियो के बारे में पता लगेगा। तो उसमें वाजपेयी सर का नाम प्रमुख था। अमृतसर कहेंगे, फिर मैं कानपुर का लिंक जोड़ूंगा। मेरा बड़ा सौभाग्य, जिस शहर से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ उस शहर से वाजपेयी सर भी ताल्लुक़ रखते हैं। शहर का नाम है कानपुर। दिल में वैसे ही एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है जो कानपुर से जुड़ा होता है, क्योंकि हम लोग मधुभाषी होते हैं, सख्त भी होते हैं। और बाला मैम के नज़र में देखें तो कहते हैं कि भाषा जो होती है वो जैसे जैसे भारत एक संप्रभुत्वता का देश है, यहाँ कई तरीके की भाषा बोलियाँ बोली जाती हैं। तो एक बड़ा सा छोटा सा उदाहरण वाजपेयी सर, मैं आपसे इजाज़त के साथ बोलना चाहता हूँ। जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कंटाप, ज़्यादा बोलोगे तो पड़ेगा कंटाप। थोड़ा सा और आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ जाएं तो वहाँ बोला जाता है पड़ेगा तुमको रैपट। जब देखिए अर्थ एक ही है, पढ़ना था पढ़ी है। और दिल्ली की भाषा में आप चले जाएं तो उसमें जो इंग्लिशियत जुड़ जाती है, आई कैन स्लैप यू। तो जो भाषा कंटाप और रैपट में जो एक भाव होता है वो स्लैप में नहीं होता। तो जो भाषा है, और जो ये भाषा का पॉइंट मैंने इसलिए यहां पर रखा कि रेडियो जो माध्यम है वो भाषा का माध्यम है, उसको आप सुनते हैं। लेकिन मैं टेक्निकल साइड से हूं तो हमको पढ़ाया गया कि रेडियो को आपको देखना भी है। तो सब बड़ा प्रश्न आप भी पूछेंगे, साहब रेडियो को देखें कैसे? तो बोले उसे कहते हैं व्यू मीटर, वॉल्यूम यूनिट मीटर। उसको देखो निडल हिल रही है कि नहीं हिल रही, माइक्रोफोन ऑन है कि नहीं है। मेरे पास सर का प्रोफाइल है और मैं बहुत ही अपने आप को छोटा व्यक्ति समझ रहा हूं उस प्रोफाइल को पढ़ने के लिए। इतनी सारी चीजें उसके अंदर है। तो इसके लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे डीन सर को, डॉक्टर अमरीश सक्सेना सर, जो वो भी रेडियो से जुड़े हुए हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं हमारे डीन श्री अमरीश सक्सेना सर को कि वे आएं और आज के इस सेशन को शुरू करने के लिए, और मेरी रिक्वेस्ट है वाजपेयी सर के बारे में बताने के लिए कष्ट करें। सर। धन्यवाद विशाल साहब, बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत के लिए। रेडियो, जैसा विशाल ने कहा कि ऑडियो माध्यम है, बोलने का माध्यम है। और रेडियो ने जब से शुरू हुआ दुनिया में, देश में लगभग 100 साल होने जा रहे हैं। इस पूरी जर्नी में, इस पूरी यात्रा में बहुत सारे पड़ाव हैं। नीतिगत आधार पर, जो उसके फॉर्मेट्स हैं उनके आधार पर, रिकॉर्डिंग की अगर हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें, जितने तरह के चेंजेस आए हैं, प्रसारण के जितने तरीके बदले हैं। अब जिस तरह से हमारा सारा DTH बेस्ड सिस्टम आ गया है,
टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग से लेके सैटेलाइट तक रेडियो बहुत सारे उतार चढ़ाव से होकर गुजरा है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो नहीं बदली, जो हमेशा थी, है और रहेगी, वो है आवाज़ का इस्तेमाल एक। और चूँकि रेडियो लिखे हुए शब्द और स्पोकन वर्ड्स बोले हुए शब्द और संगीत का एक मिला जुला माध्यम है, और जितने भी फॉर्मेट्स हैं इस कॉम्बिनेशन से ही कहीं ना कहीं होकर निकलते हैं, तो वो एक कॉमन फैक्टर है जो सबको समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम किसी भी कार्यक्रम को लिखते हैं, किस तरह से कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं, और ये मूल बात है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से बेहतर आदमी फ़िलहाल मेरी नज़र में रेडियो प्रसारण की दुनिया में नहीं है। वाजपेयी जी ने बहुत लंबी यात्रा रेडियो के साथ तय की है, और वो आकाशवाणी दिल्ली से लेके तमाम आकाशवाणी के केंद्रों में रहे और डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए। तो और ख़ास तौर से जो परंपरागत फॉर्मेट्स हैं रेडियो के, वहाँ से लेके जितने उसमें एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जितने बदलाव हुए हैं, जितने प्रयोग हुए हैं, और आज तक जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, वो सारी उनकी सामने से गुजरी हैं, उनकी नज़र से गुजरी है, और उन्होंने उस सारी प्रक्रिया को जिया है। और वाजपेयी जी की जो एक ख़ास बात है रेडियो की दृष्टि से ही अगर मैं बताऊं, कि वो देश के जो सर्वोत्कृष्ट कमेंटेटर्स हैं उनमें हैं। और रेडियो पे आज से नहीं, आज से 30-40 साल पहले से भी, जब से 15 अगस्त से लेके 26 जनवरी लाल किले से प्रधानमंत्री का प्रसारण, ज़्यादातर कार्यक्रमों की कमेंट्री वाजपेयी जी ने की। तो और कमेंट्री एक ऐसी विधा है जो अब काफ़ी हद तक विलुप्त होने की तरफ है, या उतनी उसकी प्रोमिनेंस नहीं रही, क्योंकि इतने तरह के माध्यम आ गए हैं, इतनी तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो जिस तरह की पहले से महत्वता थी वो नहीं है, बट स्टिल वो एक अलग ही तरह का माध्यम है। ख़ासतौर से अगर हम आप क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में आज भी कमेंट्री लोग सुनते हैं, और टीवी पे कम लोग देखते होंगे, रेडियो पे आज भी ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक अगर कमेंट्री हो रही है तो कोई एक आदमी बैठ के दिन भर नहीं देख सकता। तो चूँकि मोबाइल माध्यम है रेडियो, और इसके अलावा वाजपेयी जी बहुत ही मूर्धन्य कवि हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित कवि हैं, बहुत ही अच्छे लेखक हैं, और देश विदेश में तमाम देशों में उनके कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी हाल में ही वो पिछले सप्ताह ही अपनी अमेरिका की यात्रा से लौटे हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और आज हमारे छात्रों से बात करने के लिए आए हैं, और वो जिस तरह की आपको जानकारी देंगे, जिस तरह की दृष्टि देंगे, वो आपके लिए जीवन भर काम आएगी अगर आप रेडियो से जुड़ा हुआ कुछ भी कार्यक्रम अपने भविष्य में, अपने करियर में किसी भी तरह से करते हैं। तो मैं एक बार स्वागत करता हूं फिर से लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का, और ये उम्मीद लगाता हूं कि हम सभी को कुछ अच्छी बातें, नई बातें सीखने को मिलेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैंने इसीलिए कहा था कि मैं उन व्यक्ति को बुलाता हूं जो सर का सही तरीके से स्वागत कर सकते हैं। मैं बहुत ही छोटा हूं इस मामले में। मैं अब एक बार पुनः अपने विभाग के डीन सर और विभाग की विभागाध्यक्ष सुष्मिता बाला मैम से अनुरोध करूंगा कि वो पर्यावरण को के हिसाब से पौधा भेंट करके इस कार्यक्रम में श्री वाजपेयी जी का स्वागत करें। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अम्बरीश सक्सेना जी का बहुत आभारी हूँ यहाँ बुलाने के लिए। पहले भी यहाँ बहुत बार आया हूँ, अलग अलग तरह से, कभी हिंदी दिवस पे, कभी इस लेक्चर के लिए। और बाला मैडम और हमारे विशाल जी, सबका स्वागत, शेफाली जी और आप सबका भी बहुत स्वागत है। जैसे कि अम्बरीश जी बता रहे थे, प्रोग्राम फॉर्मेट्स की बात कर रहे थे। फॉर्मेट्स पे अभी हम आएंगे, आप ही लोग अभी फॉर्मेट्स बनाएंगे खुद, अभी देखते देखते ना, तो वो हम मिल के आपस में और उसको डिवाइस करेंगे कैसे फॉर्मेट्स बनते हैं, तो खुद आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी। और ये भी बात सच है कि
जब प्रोग्राम प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ इसी तरह से आप लोग बैठे हो, लगभग हर दिन कोई न कोई किसी न किसी इंस्टीट्यूट से, किसी बाहर के दूसरे प्रदेशों से बैचेज आया करते थे। ऐसा कोई दिन शायद ही जाए जब नहीं हो, नहीं तो कोई ना कोई आता रहता था, कभी दूसरे प्रदेशों से, कभी दूसरे इंस्टीट्यूट से, कभी हमारे दिल्ली के तरह तरह के ऐसे ही बच्चे आते रहते थे और उनसे इंटरेक्शन होता रहता। तो मैं सबसे एक ही बात कहता था, मैं ये कहता था कि देखो जामिया में भी मुझे पढ़ाते क्लास लेते हो गए 25-30 साल, वहाँ भी हो गए 30 साल से ज़्यादा ही हो गए, और तरह तरह के इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाना। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ एक बात यही बात कहता हूँ कि भाई आप रेडियो को इग्नोर मत करना। अगर आप रेडियो के पारंगत हो गए, मतलब अगर आप कोई रेडियो के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम बना सकते हैं अच्छा सा, तो फिर जितने दूसरे मीडियम हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे। फिर आप बहुत अच्छा लेख लिख सकते हो प्रिंट के लिए, फिर आप बहुत अच्छा कोई टीवी सीरियल या टीवी का डॉक्यूमेंट्री या जो भी शॉर्ट फिल्म बनानी है वो आप बहुत अच्छी बनाओगे, या आप सिनेमा फिल्म में जाना है तो आप बहुत अच्छा काम करोगे। और वो इसलिए कहता हूँ कि देखिए सबसे कठिन मीडियम अगर कोई है तो रेडियो है, क्योंकि वहाँ आवाज़ के सिवा कुछ है ही नहीं। अब टेलीविज़न का मामला ये है कि आप टेलीविज़न के सामने बैठे हो और किसी लंदन शहर के बारे में कोई प्रोग्राम आ रहा है, तो जिसने लंदन शहर नहीं देखा है वो भी देखना चाहेगा ये लंदन कैसा है। और अगर मैं वहाँ 2 बार आया हूँ तो मैं देखूँगा कि अच्छा जहाँ जहाँ हम गए तो वो इसमें आएगा कि नहीं आएगा। तो दोनों पहलू हैं, तो जिसने देखा है वो भी देखेगा, जिसने नहीं देखा वो भी देखेगा। अट्रैक्शन है एक, या सिनेमा है। अब कौन सी फिल्म आ रही है हमें मतलब नहीं, हमारे दिलीप साहब वहाँ हैं तो चलो दिलीप कुमार है, तो हमारे लिए किसी के लिए दिलीप कुमार, किसी के लिए जो भी आज के हैं हमारे वो जो हैं आमिर खान, शाहरुख खान वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ एक विजुअल है, और विजुअल है तो उसमें एक अलग तरह का अट्रैक्शन हो जाता है ऑटोमेटिक, और बहुत पावरफुल मीडियम है, इसमें भी कोई शक नहीं। टेलीविज़न में तो जो जिसने विलेन का काम किया, जो रावण बना, वो भी पार्लियामेंट में चले गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। नहीं तो लोग 40 साल तक पार्टी में घिसते रहते हैं, उनको टिकट नहीं मिलता, पार्षद का टिकट नहीं मिलता, एमएलए का नहीं मिलता। उनको तो खुद पार्टी ने जा कहा कि भाई आ जाओ और आप बन जाओ, बन गई। सीता जी तो बनी, कोई बात नहीं, रावण भी बन गए। और मतलब जहाँ भी, क्योंकि पॉपुलैरिटी इतनी मिल जाती है टेलीविज़न चैनल पे, और वही सिनेमा का ज़रा सा आप एक फ्रेम में आते हैं तो आपको लोग पूरा सब जान जाते हैं। तो इसलिए हमें एक तो अपने मीडियम को समझना है। जब तक हम अपने रेडियो मीडियम को समझ नहीं पाते वो कैसा मीडियम है, तब तक हम प्रोडक्शन तो अच्छा नहीं कर सकते। उसके बाद फिर फॉर्मेट्स की बात तो बाद में आती है कि वो रेडियो का पूरा उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, उसकी बुराइयाँ क्या हैं, उसमें साधन क्या हमारे पास हैं। जो साधन हमारे पास हैं उसी के मुताबिक तो हम प्रोग्राम प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो अब बात आती है कि रेडियो हमारा मीडियम किस तरह का मीडियम है। इसको समझने के लिए हम जो हमारे जो रेडियो का मतलब क्या हुआ, रेडियो का कोई प्रोग्राम क्या हुआ, जो भी एक मैसेज है, एक संदेश है जो हम एक किसी खास कोड में भेजते हैं। अगर आप इग्नू, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के जो वो हैं कोर्सेज देखें, उसमें पहला जो है ना जो था रेडियो के कोड और संकेत, ठीक है। मैंने मतलब ये है कि जो जिनसे हमारे प्रोग्राम बनते हैं हमें उनको समझना है क्या चीज़ है वो। तो अब इस बात को समझने के लिए जैसे होता है, एक पहला जो बुनियादी तरीका हमारा है, जब रेडियो तो बहुत बाद में आए दुनिया में, बुनियादी तरीका क्या है हमारा, हम पर्सनल बात करते हैं, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कहलाता है पर्सनल कम्युनिकेशन या 1-to-1 कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसके फ़ायदे नुकसान, इसमें पहली बात तो ये कि इसमें तरीके क्या हैं, हमारी बात आप तक कैसे पहुंच रही है। जो 1-to-1 कम्युनिकेशन है या पर्सनल कम्युनिकेशन है, उसमें हमारे पास साधन क्या है, क्या साधन है, 3 साधन है। कौन कौन से आप ही बताइए। एक तो हम आपसे बात कर रहे हैं, आवाज़ हमारी, ठीक है। दूसरा क्या है, जी, बॉडी जेस्चर्स, अंग संचालन। और तीसरा क्या है, फेस एक्सप्रेशन। वो क्या चीज़ है, मतलब बच्चे ने कोई चीज़ मांगी, पापा से कहा, फरमाइश की, और पापा ने घूर के देख दिया, तो कम्युनिकेशन हो गया ना, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वहाँ से कोई क्लास चल रही, उधर से कोई आया, मे आई कम इन सर,
हमने कहा मतलब नहीं आना है, कम्युनिकेशन हो गया, या हम कहेंगे आ जाइए। तो 3 तरीके हुए, जो हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, हमारे बॉडी जेस्चर्स हैं और हमारा फेस एक्सप्रेशन है। और इसमें हम बहुत बात करते हैं। कोई चाय बनानी है तो पत्नी ने पूछा पति से, चाय बनाने जा रहे हूँ, आपको चाहिए? तो वो कह देगा हाँ, मतलब कम्युनिकेशन हो गया, थोड़ी सी चाय चाहिए। तो तीनों तरीके हैं, बॉडी जेस्चर्स भी हैं और फेस एक्सप्रेशन भी है और हमारी आवाज़ भी है। अब इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या हैं? इसकी अच्छाई तो ये है कि यहाँ पर हम आप सबको देख पा रहे हैं और आप हमें देख पा रहे हैं। उसका फ़ायदा ये कि आप तुरंत हाथ खड़े करके आप कोई चीज़ इमीडिएटली पूछ सकते हो। क्या ये सुविधा रेडियो में उपलब्ध रहेगी? ये नहीं उपलब्ध रहेगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप में से कोई अगर इसमें से ऊँघ रहा है तो मैं देख लूँगा, मैं कहूँगा अरे भाई, या कोई मोबाइल देखने लगे, मैं कहूँ मोबाइल मत देखो, मेरा लेक्चर सुनो पहले, ठीक है। और आप बोर हो रहे हो या आपको पसंद आ रहा है कि यार, वो भी पता लग जाए, यानी फीडबैक मिल जाता है। रेडियो में पॉसिबल है क्या, हम यहाँ बैठे, रेडियो में कोई स्टूडियो से प्रोग्राम कर रहा है और आज की तारीख में तो मैं वहाँ अमेरिका में था तो वहाँ भी सुन रहा था ऑल इंडिया रेडियो, तो कहाँ बैठ के कोई हज़ारों किलोमीटर दूर जाके वो उसको सुन रहा है। तो फीडबैक उस तरह से तो नहीं दे सकता जैसे आप हमें दे सकते हो। तुरंत आप हाथ खड़ा करोगे, कोई सवाल कर लोगे, तो ये इसका फ़ायदा हुआ। अब इसमें नुकसान क्या हुआ? नुकसान सिर्फ इतना ही है कि हम जो बात कह रहे हैं वो कितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो भी 40-50 हैं, वो वहीं तक तो पहुँच रही है ना, उसके आगे तो नहीं जा पा रही। बहुत ज़्यादा है, कोई मैदान भी हुआ, लाउड स्पीकर भी लगा है, तो भी कुछ कई हज़ार लोगों तक पहुँचेगी। लेकिन रेडियो की जो बात है वो कहाँ, पूरी दुनिया में पहुँचेगी। टेलीविज़न की बात, ये मास मीडिया है, ये फ़र्क है। आप लोग बैठे हैं ख़ास मतलब जगह, यहाँ बैठे हैं, तो ये हुआ पर्सनल कम्युनिकेशन। फिर हमारे पास दूसरा साधन आया प्रिंट। प्रिंट पहले आया, रेडियो बाद में आया। प्रिंट की शुरुआत हुई जब हम लोगों ने मतलब मनुष्यों ने अब पहले कहाँ से शुरुआत की? पत्थरों से खरोच के पहले, वो है ना, वो मध्य प्रदेश में जो गुफाएं हैं उनमें बना हुआ है सारा, तो चित्र खरोच के लिखना शुरू किया। फिर और आगे बढ़े तो हमने वो कोई तरीके निकाले, तो वो बनाना आलू में से कुछ करके और फिर उसको छापने लगे। बढ़ते आज इतने बड़ा हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ गई। लेकिन अब प्रिंट में जो कुछ है, किताब है आपके पास, मैगज़ीन है आपके पास, न्यूज़पेपर है आपके पास, ये सारे चीज़ें हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या तरीके हैं बताइए? शब्द हैं, लिखित शब्द हैं, रिटन वर्ड है, ठीक है, और डायग्राम भी हो सकते हैं उसमें टेबल्स भी हो सकती हैं, ऐसे ग्राफ बने हुए हैं, टेबल्स बने हुए हैं, ठीक है। ये ग्राफ क्या रेडियो में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कोई चित्र हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब हर मीडियम की कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। इसमें अच्छाई ये है कि आप किताब पढ़ना आपने शुरू किया, कोई शब्द आपको नहीं आया तो आप क्या करो, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं मान लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई शब्द नहीं आए तो आप क्या करोगे, फट से उसको रखा न्यूज़पेपर और आपने डिक्शनरी उठा ली या किसी से कंसल्ट कर लिया। बच्चा है तो पापा ये इसका क्या मतलब है। अब ये जो सहूलियत है कि आप रोक के, किताब रोक के, अखबार रोक के, मैगज़ीन रोक के और डिक्शनरी देख लो, आप किसी से पूछ लो, क्या ये सुविधा रेडियो पर उपलब्ध है? क्या नहीं उपलब्ध है, क्योंकि वो जो सुनाई दे रहा आपको, वो तो अपना वो कार्यक्रम तो चलता जाएगा। आपको कुछ नहीं समझ में आए, बात खत्म हो गई, ठीक है, गया आपका कार्यक्रम बेकार हो गया। किसी को भी कोई एक शब्द नहीं समझ में आया तो आपका रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन जो आपने मेहनत की वो फेल हो गई, ठीक है। ये इस बात को समझने की ज़रूरत है। और अब उसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो किताब आपके पास है, मान लो कोई नॉवल पढ़ रहे हैं तो उसका अंत भी हमारे साथ है। आप चाहें तो पीछे से पेज पलट के और देख लें कि क्लाइमेक्स में हुआ क्या। ये सुविधा रेडियो में नहीं। रेडियो में तो आप उसके साथ ही साथ चलते जाएंगे, उसको सुनते जाएंगे साथ के साथ। अंत क्या होना है, एक हमारे पे क्यूरियोसिटी रहेगी हमेशा। जो भी हम सुन रहे हैं, नाटक है, फीचर सुन रहे हैं, व्हाट एवर इट। तो प्रिंट में ये हमारे पास साधन उपलब्ध हो गए, ठीक है। टेलीविज़न में, रेडियो में हम लास्ट में आते हैं। टेलीविज़न में हमारे पास क्या क्या है? टेलीविज़न में आवाज़ है, शब्द है, मतलब बोले हुए शब्द वहाँ भी हैं, उसके साथ साथ वहाँ पर चित्र भी हैं और
उसमें नीचे स्क्रॉल जो करते हैं तो हमारा प्रिंट भी उसमें आ गया। इसीलिए ये मीडियम बहुत पावरफुल हो गया। एक तो चित्र है और एक जो जैसे कहते हैं ना कि एक चित्र जो है, एक जो पिक्चर जो है वो हज़ारों शब्दों से ज़्यादा पावरफुल है। एक जो है, एक बच्चे, अगर आप लोगों ने कहीं देखी हो और आपको थोड़ा दायरा अपना बढ़ाना चाहिए, बहुत कुछ देखना सुनना चाहिए। एक बच्चे की तस्वीर थी जो वो लोग शरणार्थी रिफ्यूजीज़ जो थे वो पार करके दूसरे देश में जा रहे थे और उसमें एक बच्चा जो है वो मर जाता है और उसकी तस्वीर आई थी, पूरी दुनिया हिल गई थी, पूरी दुनिया। और फिर पूरी दुनिया में बहुत सारी हलचल हुई, बहुत सारी बातें हुई और फिर यूनाइटेड नेशंस ने कुछ किया, बहुत सारे देशों ने कुछ किया रिफ्यूजीज़ के लिए। तो ये तस्वीर का कमाल, एक तस्वीर से पता नहीं क्या क्या होता है। फिर तो आप सोचिए तो वीडियो की क्या पावर हो गई और पूरा चैनल की, टीवी मीडियम की क्या पावर हो गई। और अब लास्ट में आते हैं, हम रेडियो की बात करते हैं। रेडियो में हमारे पास साधन क्या क्या हैं। जो भी प्रोग्राम आप सुनते हो पूरी दुनिया में, किसी भी रेडियो स्टेशन लगा करके, कोई एफएम लगाइए, कुछ भी लगाइए दुनिया में, तो आपको सिर्फ 4 चीज़ें सुनने को मिलेंगी। जो भी प्रोग्राम बना होगा वो 4 चीज़ों से मिलकर के ही बनता है। दुनिया में कोई 5वीं चीज़ अभी तक किसी साइंटिस्ट ने बना के नहीं दी। तो ये 4 चीज़ें क्या हैं, फिर यहाँ से हमारी कहानी शुरू होगी। बताइए आप लोग, वो 4 चीज़ें क्या क्या हैं? आवाज़ के ज़रिए से पहुँच रहा है, लेकिन क्या पहुँच रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं उनमें 4 चीज़ें हैं, सिर्फ 5वीं चीज़ नहीं है। सर म्यूज़िक है, यस, साउंड इफेक्ट है, कर साइलेंस है, एग्जैक्टली, स्पोकन वर्ड, हाँ बस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब इसको सीक्वेंस में कर लेते हैं। देखिए, भाषा बहुत बाद में आई, सबसे पहले क्या चीज़ थी? साउंड इफेक्ट। चिड़ियाँ थीं, तरह तरह की आवाज़ें थीं, ठीक है। तो साउंड इफेक्ट जो है उसको क्या कहते हैं? हम SFX कहते हैं। सो साउंड इफेक्ट पहले हो गया, फिर हो गया स्पोकन वर्ड, बोले हुए शब्द, ये हो गया। म्यूज़िक की जब हम बात कर रहे हैं तो ये म्यूज़िक क्या भला है? क्या है ये म्यूज़िक? इस म्यूज़िक में ये फिल्म म्यूज़िक नहीं है, ये फोक म्यूज़िक नहीं है, ये लाइट म्यूज़िक नहीं है। फिर ये क्या म्यूज़िक है? ये म्यूज़िक है जिसको हमने रेडियो की भाषा बनाने के लिए तैयार किया है ना, डिवाइस किया है। वो कैसे, क्या करता है ये म्यूज़िक? नाटक जो होता है, नाटक के लिए तो स्टेज चाहिए ना, और पर्दा चाहिए। पर्दा खुलता है, पर्दा बंद होता है, 2 काम होते हैं ना। तब रेडियो में पर्दा कहाँ से लाया जाए भाई? तो वो काम कौन करता है? म्यूज़िक करता है। म्यूज़िक में 2 चीज़ें होती हैं, फेड इन और फेड आउट, ठीक है। 0 से म्यूज़िक बढ़ा, फेड इन हुआ, मतलब म्यूज़िक चला, पर्दा खुल गया। फिर सीन चल रहा है, बहुत सीन बदलते रहेंगे, कैसे बदलेंगे? तो म्यूज़िक चला, फेड आउट हुआ, पर्दा गिर गया। तो ये म्यूज़िक करता है। और क्या करता है म्यूज़िक? म्यूज़िक ये करता है कि सिर्फ 30 सेकेंड्स, मैक्सिमम 30 सेकेंड, 40 सेकेंड से ज़्यादा नहीं, 45 सेकेंड्स, एक म्यूज़िक का टुकड़ा होता है, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सिग्नेचर ट्यून, ठीक है। उससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये देश कौन सा है, ये रेडियो स्टेशन कौन सा है, ये प्रोग्राम कौन सा है। छोटा सा एक 30 सेकेंड का म्यूज़िक है, AIR के सिग्नेचर ट्यून, ठीक है। कौन सी विद्या बालन की फिल्म थी, उसमें इस्तेमाल किया था, सुबह दिखाने के लिए, सुबह के लिए, मतलब वो एक सिंबोलिज्म थी कि भाई सब लोग सुबह सुबह भजन सुनते थे, पुराने ज़माने की कहानी थी। तो वहाँ ऑल इंडिया रेडियो की सिग्नेचर ट्यून चलती है। अब वो फिल्म का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, विद्या बालन की फिल्म थी कोई। तो ये कमाल है छोटे से म्यूज़िक के टुकड़े का, ठीक है। और क्या करता है? नाटक में जो ड्रामा चल रहा है, जो कहानी चल रही है, अब उसमें खुशी की बात है कि सस्पेंस की बात है कि हंसी की बात है, बैकग्राउंड पे म्यूज़िक चलता रहता है, जो सिनेमा में भी चलता है, आप जानते हैं। और सिनेमा में भी अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं हो तो कुछ नहीं, कोई
इफेक्ट ही नहीं बनेगा कोई, ठीक है। सारे वायलिन एक साथ बज जाते हैं, कोई ट्रेजेडी सीन हुआ, सारे वायलिन बजे तो लोगों के आंसू निकलने लगते हैं। तो वो क्यों निकलते हैं? बैकग्राउंड म्यूज़िक की वजह से, ठीक है। पहले जब ये नहीं था बैकग्राउंड, मतलब सिनेमा में, तो पहले क्या होता था, जब ये डायलॉग भी नहीं थे, जब साइलेंट मूवीज़ होती थी, उसके बाद जो मूवीज़ आई तब भी काफ़ी दिनों चला, तो वो जहाँ स्क्रीन पे सिनेमा चलता था तो साइड में कहीं आड़ बाड़ लेके वो हारमोनियम तबले वाले बैठते थे और सीन के मुताबिक वो हारमोनियम तबला बजता था। ये काम बहुत साल तक होता रहा। बाद में खैर बैकग्राउंड म्यूज़िक आ गया। तो ये जो सारा कमाल है, ये हमारा म्यूज़िक हमारे रेडियो की भाषा बनता है। और बहुत सारे दृश्य, यानी कि अगर हम मार्शल म्यूज़िक चलाते हैं तो इसका मतलब ये हमारा कोई कार्यक्रम जो है वो फौज से उसका संबंध है, कोई पैट्रियाटिक चीज़ है। तो वो बहुत सारी चीज़, ये सब डिटेल में जाएंगे तो बहुत इसी में आप पूरा एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई म्यूज़िक का क्या रोल है, बाकायदा क्वेश्चन होता है, 20 नंबर का सवाल हो सकता है। तो हमने बात कर ली SFX की, साउंड इफेक्ट की, और हमने बात कर ली म्यूज़िक की। पॉज, किसी ने बोला था, पॉज जो होता है साइलेंस, बिना पॉज के कोई रेडियो प्रोग्राम नहीं बन सकता, क्योंकि जो हमारी जो ग्रामर बनती है रेडियो में, जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, न्यूज़ नहीं आ सकती, ठीक है। अगर बीच में पॉज नहीं आए तो 2 न्यूज़ टकरा जाएंगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हमारे एक कवि थे, उन्होंने लाखों रुपए कमाए और एक ही कविता उनकी चलती रहती थी, 30-40 साल तक चलती रही, क्योंकि वो क्या करते थे, वो हेडलाइंस को टकरा देते थे। ये उनकी कविता थी कि मंत्री जी ने गांव का दौरा किया, गांव में हैजे का भीषण प्रकोप। 2 हेडलाइन उन्होंने टकरा दी और लोग हंसते थे। ऐसे खूब अलग अलग तरह से, मतलब वो 2 हेडलाइंस मिला देते थे। यही उनका पैटर्न। ठीक यही बात होगी अगर पॉज नहीं हो रेडियो में, साइलेंस नहीं हो, तो न्यूज़ आपस में फिर टकरा जाएंगे और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो एक न्यूज़ आती है, हेडलाइंस आती हैं, तो वो एक न्यूज़ हेडलाइन आई, ज़रा सा पॉज आया, दूसरी हेडलाइन आई, पॉज आ गया, फिर आप पूरा समाचार विस्तार से सुनिए, ठीक है। तो वो सिलसिला चलता रहता है। टॉक आएगी, रेडियो टॉक, तो वहाँ भी पॉज आता रहेगा। ये पॉज हमें सुनाई नहीं देता, नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे मैंने कहा 1/10 सेकेंड्स, सिर्फ इतना ही पॉज होगा तो भी उससे पूरा ग्रामर हमारा बदल जाएगा। और रेडियो में सारा ग्रामर जो चलता है, सेंटेंस पूरा, वो हम कहाँ पे स्ट्रेस देते हैं और कहाँ पॉज देते हैं, सारा इस पे डिपेंड है। बोर्ड यहाँ नहीं है, वरना मैं बताता। रुको, आपने पढ़ाया गया हो शायद आपको, रुको मत जाओ, ठीक है, रुको मत जाओ। अब रुको मत पे अगर हमने कॉमा लगा दिया तो क्या बनेगा? जाओ। अगर रुको पे कॉमा लगा दिया, रुको मत जाओ। अब रेडियो में क्या करेंगे? क्या कहेंगे, भैया आप इसके बाद जरा कॉमा लगा लेना, ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो उसमें क्या करते हैं, हम पॉज का सहारा लेते हैं, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। अब ये जो पॉज है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे 1/10 सेकेंड से ज़्यादा का नहीं होगा, 1 सेकेंड का बहुत छोटा सा हिस्सा होगा, लेकिन इससे बात पूरा उलट जाती है। एक सेंटेंस है, क्या कल तुम मथुरा गए थे, मान लीजिए। अब कैसे, कहाँ पे हम उसको स्ट्रेस देते हैं? क्या कल तुम मथुरा गए थे, सिर्फ यहाँ पे बोल दिया गए थे, मतलब कन्फ्यूज़न है, गए थे कि नहीं गए थे, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि क्या कल तुम मथुरा गए थे, मतलब मथुरा गए थे कि आगरा गए थे, वो मथुरा पे स्ट्रेस कर दिया। या कर दिया, क्या कल तुम मथुरा गए थे, मैंने कोई और जाना था, या तुम ही गए या कोई और चला गया। तो कहने का मतलब ज़रा से उसमें जो है सेंटेंस पूरा बदल जाता है। ये जो पॉज है, इसी से हमारा ये सारा का सारा जो है ग्रामर बनता है। और इसको हम कब सुन पाते हैं? कोई नाटक हो और उसमें कोई जासूसी का मान लीजिए नाटक है, और उसमें कोई एंट्री ले रहा है। आमतौर पे किसी नाटक में आपको जूते चप्पल की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, वो मान के चलते हैं भाई जूते तो पहन ही रखे होंगे बंदे ने, लेकिन कभी आपको उसकी आवाज़, क्योंकि अनवांटेड साउंड्स कभी नहीं ली जाती किसी रेडियो प्रोग्राम में, ठीक है। लेकिन कोई जासूसी वगैरह का है कि कोई बढ़ रहा है, कोई मतलब किसी के घर पे वो कोई एंट्री ले रहा है, तो वो जूते की ठक ठक अगर आएगी, पॉज आएंगे, तब आपको वो पॉज
सुनाई देगा, पता लगेगा कि हाँ भाई पॉज है। या कोई है नाटक में ऐसा कोई दृश्य है कि कोई बुजुर्ग उसकी डेथ होने वाली है, किसी की भी, कोई सैनिक की या जिसकी, और वो फिर धीरे 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 बोल रहा है, तो वहाँ वो पॉज आपको समझ में आएगा। वरना पॉज कभी भी टॉक में, न्यूज़ में समझ में उस तरह से आपको नहीं सुनाए, क्योंकि अगर पॉज ज़्यादा हो गया, 1 मिनट का पॉज हो सकता है क्या? सिर्फ टेक्निकल, अगर विशाल साहब जो है ना वो टेक्निकल गड़बड़ हो जाए तो पॉज 1 मिनट का हो सकता है, और 1 मिनट का पॉज हो गया तो टेलीफोन पे बंदा जो है ना दिल्ली से, और उसको सीधा जोधपुर बीकानेर भेज दिया जाता था। ये पॉज होना बहुत, मतलब पॉज होने का मतलब रेडियो बंद हो गया, क्या हो गया, क्या आफत आ गई। तो पॉज कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, पॉज हमेशा बस वो ग्रामर बनाने भर का बहुत छोटा सा होता है, साइलेंस। असली चीज़ आती है फिर आपका स्पोकन वर्ड। जब हम बोल रहे हैं स्पोकन वर्ड, वहीं पे फ़र्क तो सामने आ गया कि ये कुछ और चीज़ है, अखबार में जो छपा है वो कुछ और है, या किताब में छपा है वो प्रिंटेड वर्ड अलग है, रिटन वर्ड अलग है, और बोला हुआ शब्द अलग है, स्पोकन वर्ड अलग है। ये सबसे बड़ी बात है। क्यों अलग है वो हमें समझने की ज़रूरत है, जो फिर लौट के आई है रेडियो मीडियम के पे। परेशानी ये है, जैसे मैंने कहा, रेडियो का जो प्रोग्राम होगा उसको साथ के साथ सुना जाना है। किताब अखबार नहीं है कि आपने उसको अपनी मर्ज़ी से पढ़ लिया, देख लिया, पूछ लिया, नहीं कर सकते। जो प्रोग्राम चल रहा है, कोई रेडियो टॉक चल रही, कोई किसी के बारे में, चंद्रयान के बारे में बता रहा है, राइट। अब वो चंद्रयान के बारे में बताएगा तो जितनी देर वो 5-7 मिनट की टॉक है वो पूरा का पूरा साथ के साथ ही सुनेगा और साथ के साथ ही समझेगा। नहीं समझेगा तो वो प्रोग्राम आपका फेल हो गया, ठीक है। तो समस्या ये है कि और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि रेडियो जो है कोई एक्सक्लूसिवली नहीं सुनता, ये सबसे बड़ी परेशानी है। और यही उसकी संजीवनी बूटी, यही उसको ज़िंदा रखती है। क्यों? क्या ये पॉसिबल है कि आप सिनेमा देखते रहो, जवान फिल्म भी देखते जाओ और मैथमेटिक्स भी लगाते रहो साथ के साथ? यह सिनेमा में, क्योंकि आप वहाँ जाके टिकट खरीद के बाकायदा बैठते हो, अंधेरा हो गया तो आपको फिल्म ही देखनी है, ठीक है। या टेलीविज़न पे कुछ आप देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, व्हाटएवर देख रहे हो, तो आपको उसके चलते चलते वही देखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप अपना ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स भी लगा रहे हैं या नॉवेल भी पढ़ रहे हैं, 2 काम एक साथ नहीं कर सकते आप। रेडियो में खास बात ये है, हाँ भाई जी, रेडियो के साथ ये है कि या तो कौन सुनता है, एक्सक्लूसिवली कौन सुनता है, या जो दृष्टिबाधित लोग हैं, ठीक है, जो ब्लाइंड हैं, या तो वो सुनते हैं क्योंकि उनकी सारी दुनिया वहीं सिमटी है, उसी से उनको सब कुछ मिलता है, या तो वो सुनते हैं लग के, ठीक है। या सुबह कोई भजन वगैरह आते हैं तो बुजुर्ग लोग उन्होंने चला लिया और फिर वही भजन सुन रहे हैं। अदरवाइज रेडियो को जो भी सुनता है, एक तो हमारे आकाशवाणी में तो ड्यूटी ऑफिसर होता है, उसकी ड्यूटी है कि वो सारे प्रोग्राम सुने और उसकी क्वालिटी बताए, उसमें जो है कोई गड़बड़ है तो उसको पॉइंट आउट करे। पूरा लॉगिंग, एक रजिस्टर मेंटेन होता है जो अदालत के लिए मान्य है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक एक प्रोग्राम 1-1 मिनट का। तो या तो वो सुनता है, या बाकी जो है ना तो वो तो एक है। अदरवाइज जो भी सुन रहा है, कोई खेत में खेती करते सुन रहा है, कोई किचन में सुन रहा है, कोई उसको कार में सुन रहा है, कार ड्राइव कर रहा है, ये एक परेशानी। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी शब्द जो है, और रेडियो में सिर्फ शब्द ही हैं, तो ऐसे शब्द हों जो तुरंत किसी का, जो भी जिस काम में लगा है, हमारा दोहरी मेहनत होती है कि पहले उस बंदे को उसके काम से बाहर लाके अपनी तरफ हम खींच लें, ठीक है, उसको उस काम से डाइवर्जन मिले। कुछ ऐसा हो जो कहीं उसकी ज़िंदगी से जुड़ता हो, कुछ ऐसा हो जो बहुत यानी कि अट्रैक्टिव हो, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। और रेडियो में शब्दों की जो हम बात करते हैं, एक परेशानी सबसे बड़ी ये भी है कि एक तरफ तो उसका ऑडियंस जो होता है बहुत ही एलीट क्लास, बहुत बड़ा क्लास होता है। देखिए अभी ज़माना बदल गया, अभी मोबाइल आ गया, लेकिन जिस समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो वो ट्रांजिस्टर उनके साथ हमेशा रहता था 24 घंटे, क्योंकि वही एक सोर्स था जो
पूरी दुनिया से उनको जोड़ के रखता था, जितने प्राइम मिनिस्टर हुए। अब ये जब तक मोबाइल नहीं आया, तो वो तो आपके सुनने वालों में से कौन है, वो भी है, और मैं तो उसका भुक्तभोगी हूँ। मतलब एक तरफ तो क्योंकि जो जितना बहुत बड़ा क्लास, इंटेलेक्चुअल क्लास है, वाइस चांसलर्स हैं, बड़े बड़े सेक्रेटरीज हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं कि बैठ के टेलीविज़न देख सकें। वो हर समय काम में रहते हैं, और लेकिन रेडियो की सहूलियत है कि उसको काम करते करते आप सुन सकते हो। तो आप समझिए कि, और एक तरफ उसको सुनने वाले कौन है, बिल्कुल इलिटरेट हैं, जो कोई कहीं किसी दुकान में बैठे हैं, इवन आपका जो उसका काम कर रहा है, ये जूते गांठने का काम कर रहा है, वो भी आपका लिसनर है, और वो भी उतना इम्पॉर्टेंट है। कोई जगह जगह जो, तो रेडियो की खासियत क्या है, अब आपको बताना तो है चंद्रयान के बारे में, बताना है कोई जो हमारे ये जो हमारे ये नई अभी जेनेटिक जो फसलें आ गई, ठीक है, एक ऐसा पौधा तैयार हो गया जिसमें नीचे आलू निकलता है, ऊपर टमाटर उगता है, पोटामेटो उसको बोलते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ आप बता रहे हैं जो साइंस की बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आप बता रहे हैं। तो बताना तो आपको ऐसा है कि वो बहुत ही जो भी आप जानकारी दे रहे हो बहुत ही मतलब अपडेटेड हो, क्योंकि मैंने बताया नहीं, कोई वाइस चांसलर साहब सुन रहे होंगे, वही तो यार क्या बेवकूफ़ आदमी क्या बोल रहा है ये, तो वो भी नहीं करना। और उसको आसान इतना बनाना है कि जो कोई काम कर रहा है, कोई इलिटरेट बंदा भी है जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी उसको समझ जाए और आसानी से समझ जाए। ऐसी हमारी भाषा होनी चाहिए, ऐसे हमारे शब्द होने चाहिए, इतने आसान हमारे शब्द होने चाहिए, इतने रोचक हमारे शब्द होने चाहिए। इसलिए हम फॉर्मल बातें कभी भी, जो भी टॉक, जैसे एक एग्जाम्पल लें तो जितने फॉर्मेट हैं, जो शुरुआत है ना वो हमेशा इम्पॉर्टेंट होगी। सिनेमा में भी होती, कास्टिंग आप जानते हैं कि कोई सीन एकदम से देते हैं और फिर आपको एक सिचुएशन में ला के फिर आता है फला प्रेजेंट्स फिल्म फला, ठीक है, वहाँ भी एक अट्रैक्शन पैदा किया जाता है। तो वो तो सब में ज़रूरी कि आपका जो शुरुआत है वो बहुत अट्रैक्टिव हो, लेकिन रेडियो में कार्यक्रम की जो शुरुआत है, जो उसके शब्द हैं शुरू के, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो आप उसमें आकर्षण नहीं पैदा कर पाए तो इसलिए क्या करते हैं हम, छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे प्रदूषण की बात करनी, वायु प्रदूषण की बात करनी है, तो अगर आप सीधे सीधे चले कि प्रदूषण जो है हमारे समय की बड़ी गंभीर समस्या है और प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं, उससे कोई अट्रैक्शन नहीं बनता। उसके लिए आपको एक कहीं ना कहीं कोई इस तरह की बात करनी पड़े कि क्या आने वाले बरसों में हमारा ताजमहल काला पड़ जाएगा, तो आपने एक अवेयरनेस क्रिएट कर दी। तो जो जूते गांठ रहा है या खेती में है उसका भी ध्यान जाएगा, अच्छा हमारा ताजमहल काला पड़ जाएगा क्या, मतलब आपको उसको कहीं ना कहीं इस तरह से इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि वो उससे आकर्षित हो। हमारे शब्द जो है, क्योंकि जो SFX है वो सब जगह नहीं इस्तेमाल होगा, अभी मैं फॉर्मेट्स पे ही आ रहा हूँ, वो सब जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता, कुछ फॉर्मेट्स में इस्तेमाल होता है। म्यूज़िक सब जगह नहीं इस्तेमाल होगा, और पॉज तो है ही है सबके साथ, तो बचा क्या, बचा शब्द। तो शब्द ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और शब्दों की ताकत आप जानते होंगे, क्या ताकत है शब्द की। कोई नेता की रैली में लाखों लोग क्यों जुड़ते हैं, क्या नेता बांटता है कुछ, शब्द देता है सिर्फ। एक कोई साधु बाबा हैं, संत हैं, सो कॉल्ड जो भी हैं, लाखों लोग हजारों लोग क्यों जुट के जाते हैं, वो क्या मिलता है वहाँ पे, सिर्फ शब्द मिलते हैं, ठीक है। आपको अच्छे शब्द बहुत बड़ा नेता बना सकते हैं, आपके अच्छे शब्द आपको संत बना सकते हैं, आपके शब्द आपको कवि, आपको शायर बना सकते हैं। और मीडियम कोई भी हो, शब्द के बिना गुजारा नहीं है। चाहे सिनेमा है तो उसके पहले उसकी स्क्रिप्ट है, जिसके बेसिस पे उसके डायलॉग हैं, उसकी कहानी है, तो शब्द से बच के आप कहीं नहीं जा सकते। सबसे मोस्ट पावरफुल, सबसे बड़ी शक्ति किस में है, शब्द में है, और ये स्पोकन वर्ड है। और फ़र्क क्या है, हम बार बार कह रहे प्रिंटेड वर्ड, रिटन वर्ड, और तो फ़र्क ये है कि चूंकि हमारा जो मीडियम है, जो रेडियो का मीडियम है, वो ब्लाइंड मीडियम, वो उसमें चित्र नहीं है। तो आपकी जो भाषा है उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कोई चित्र बनाएं, हम कोई पिक्चर क्रिएट करें। उसका आसान तरीका क्या है,
अगर आपने अपनी कोई रेडियो टॉक दे रहे हैं आप, और आपने कहा कि हमारे भाखड़ा बांध की ऊंचाई 536 मीटर है, वट एवर इट इज़, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ एट रैंडम, वो है नहीं, मुझे नहीं पता, कि भाखड़ा नंगल बांध की ऊंचाई 536 मीटर है, आपके कोई टॉक है उसमें आप बोल गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो जो जिस काम में लगा है वो लगा रहेगा, वो उसको 536, 936 और 136 सब एक जैसे लगेंगे, उसका कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन रेडियो में अगर आपको बोलना है तो उस चित्र बनाना पड़े। कैसे चित्र बनेगा? भाखड़ा नंगल बांध की ऊंचाई इतनी है जितनी 3 कुतुब मीनार एक के ऊपर एक खड़े करने पर बनेगी। ये हुई रेडियो की भाषा, ये हुई रेडियो के शब्द, ठीक है, जो एक चित्र बनाते हैं। भाखड़ा नंगल बांध की ऊंचाई इतनी है जैसे 125 लोग एक के ऊपर एक खड़े किए जाएं, ये भाषा हुई। आपने कहा हमारे भीतर ये जो नर्व्स हैं, आप जानते हैं इनकी लंबाई कितनी है? कोई आइडिया लगा सकते हैं आप? इनको अगर बांध दिया जाए, इनको सबको एक उसमें, तो उसका एक सिरा धरती पर होगा और दूसरा चंद्रमा पर होगा। कई लाख किलोमीटर की हमारे ये शरीर में इतनी नर्व्स हैं हमारे पास। तो वही है कि आपको जो बात करनी है, अगर आपने कहा कि हमारे नर्व्स की लंबाई इतने लाख, इतने हज़ार किलोमीटर, नो, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट ये बनाता है कि हाँ भाई, एक सिरा धरती पर, दूसरा चंद्रमा पे होगा। तो उस तरह की हमें भाषा इस्तेमाल करनी है। इसीलिए रेडियो में कभी भी, रेडियो में हमेशा ये होता है, रेडियो में वो होता है, यह वह नहीं होते कभी भी, वहाँ अतः नहीं होता, वहाँ इसलिए बोलचाल की भाषा होती है। अच्छी भाषा यानी बहुत शुद्ध भाषा की वहाँ गुंजाइश नहीं है। ऐसी भाषा जो बोलचाल की भाषा हो। अच्छी भाषा क्या होती है? अब कोई आपका दोस्त जो है जवान फिल्म देख के आया है, ठीक है, अब आप कहें कि हे मित्र महोदय, कल आपने जिस चलचित्र का अवलोकन किया है उसके विषय में आप अपनी टिप्पणी देना पसंद, मुझे जो भी है देना चाहेंगे, ये भाषा नहीं चलेगी। जैसे आप बोलते हो, सुना यार तू कल फिल्म देख के आया, कैसी लगी, ये ऐसे ही बोलेंगे ना। तो वही पैटर्न है कि आपकी भाषा बोलचाल की भाषा हो, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस नहीं हो, छोटे छोटे सेंटेंस हों, ताकि जो सुन रहा है वो पूरी सारी बातें आपकी तुरंत की तुरंत उसको समझ में आ जाए। और जहाँ कोई इस तरह का शब्द आए जहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है, वहाँ आपको उसकी क्लैरिटी बतानी पड़ेगी। जैसे कि सीधी, मध्य प्रदेश में एक ज़िला है, और सीधी मतलब सीधी, उल्टी, सीधी, ठीक है। तो वो आप पाली, पाली एक शहर का नाम है, पाली एक भाषा का नाम। तो आपको बताना पड़ेगा कि पाली नाम की भाषा या पाली नाम का शहर, ताकि सुनने वाले को किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं पैदा हो। ये हुई। चलिए, अब मसला, अब चारों चीज़ें आपके पास हैं, इसी से हमारे सारे फॉर्मेट्स बनते हैं। क्या? SFX, स्पोकन वर्ड, म्यूज़िक और पॉज। अब ये आप लोग मिलकर के, हम सब मिलके हम डिवाइस करते हैं कि हमारे चीज़ें कैसे बनी। अब सबसे पहले पॉज को मान के चलिए, तो हर जगह रहना ही रहना है, तो बची सिर्फ 3 चीज़ें, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन से सारे हमारे फॉर्मेट्स बनते हैं, ठीक है। अब हम इस गिनती पे अभी चले आएंगे। अभी देखिए, आप लोग कॉपी लिए हो ना, पेन वेन तो लिए हो, हमारे पास बोर्ड ज़रूर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्पोकन वर्ड। ना तो हम उसको SFX को टच कर रहे हैं, ना हम म्यूज़िक को टच कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास सिर्फ स्पोकन वर्ड है और पॉज तो है ही है, ठीक है। अब स्पोकन वर्ड से क्या बनेगा? सबसे पहले रेडियो टॉक। अपनी लाइब्रेरी में जाइएगा, कोई पुरानी अंग्रेज़ी की किताब ढूंढिएगा, तो जो आथर का परिचय लिखा होगा तो उसमें, पुरानी किताब में, लेकिन आज की नहीं, तो उसमें लिखा होगा डिलीवर्ड रेडियो टॉक्स। आकाशवाणी पे टॉक देना बहुत प्रेस्टीज की बात मानी जाती थी। बड़े बड़े दिग्गज लोग रेडियो टॉक दिया करते थे। रेडियो टॉक क्या बला है? ये कोई जैसे अखबार में आर्टिकल लिखते हैं, वही रेडियो टॉक है। अब यहाँ टॉक क्यों, आर्टिकल क्यों नहीं बोल देते इसको, निबंध क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं बोल देते? क्योंकि वहाँ रेडियो की भाषा में जो आर्टिकल है वो, उसको कहा ही गया रेडियो टॉक। यानी एक टॉपिक पर एक बंदा, एक विद्वान, वो अपनी बात रखता है, उसके बारे में पूरा परिचय देगा। चंद्रयान अभियान या चंद्रयान 3। तो अब चंद्रयान 3 क्या था, क्या उसकी बैकग्राउंड थी, किसने किया, कैसे किया, कहाँ, क्या इसका टारगेट है, क्या इसका बजट है, क्या उसके मैकेनिज्म है, कैसे, कब तक रहेगा, क्या करेगा, वो सारी बात। वो एक ज़माने में तो 15 मिनट तक टॉक चलती थी,
एक प्रोग्राम चलता, नेशनल प्रोग्राम ऑफ टॉक्स, हर मंडे आता था, ठीक है। वो अब वो ज़माना बदल गया, तो टॉक छोटी होती गई, फिर 9 मिनट पे आई, फिर 5 मिनट 7 मिनट की टॉक अब होती है, अभी भी होती है, यहाँ नहीं होगी, मतलब FM पे तो नहीं होती। तो ये हो गया रेडियो टॉक, जिसमें एक बंदा, और हम एक सब्जेक्ट भी ले लेते हैं, ठीक है, तो आपकी ताकि समझना आसान हो जाए। और हम ले लेते हैं फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, आज़ादी की लड़ाई, यानी एक 7 मिनट में कोई एक इतिहास वाला बंदा है, कोई आएगा और वो फ्रीडम स्ट्रगल कहाँ से शुरू हुआ, कब तक चला, क्या क्या खास चीज़ें आई, वो उसको उसमें शामिल कर लेगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, स्पोकन, दूसरा फॉर्मेट, एक विधा बनी हमारी, एक फॉर्मेट बना रेडियो टॉक। फिर क्या है, इंटरव्यू, आप सब जानते होंगे, एक कोई एक्सपर्ट को हमने बुला लिया और उससे हमने बात करना शुरू कर दी। ये इंटरव्यू भी 2 तरह का होता है, एक है इश्यू बेस्ड इंटरव्यू, एक है पर्सनालिटी बेस्ड इंटरव्यू। इश्यू बेस्ड मतलब हमने सचिन तेंदुलकर से हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ क्रिकेट की बात करेंगे कि भाई ये जो T20 आया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये जो रूल नए बन गए ये कैसे हैं, वनडे क्या है, टेस्ट मैच क्या है, या टेस्ट मैच बंद हो जाने चाहिए, वगैरह वगैरह। सो यू विल, आप सारी बात करेंगे सचिन तेंदुलकर से रिगार्डिंग द क्रिकेट में जो भी है। और अगर सचिन का हम पर्सनल इंटरव्यू कर रहे हैं तो वो भाई आपने कब से खेलना शुरू किया और कहाँ से ये हुआ, और फिर उसमें अंजलि जी भी आएंगे, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू है तो उसमें उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी हॉबीज़ वगैरह सारी चीज़ें। तो 2 इंटरव्यूज़ हमेशा, ये 2 इंटरव्यूज़ बन गए, ठीक है। एक फॉर्मेट ये है, अब रेडियो टॉक में क्या करना पड़ता है कि एक उस बंदे को तो उसको एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है, वो स्क्रिप्ट से आके पढ़ जाता है, करेक्ट। तो ये स्क्रिप्ट बचाने के लिए कई दफ़े वो हुआ कि 2 एक्सपर्ट्स को बुला के आपस में उनका डायलॉग, वो इंटरव्यू नहीं है क्योंकि दोनों एक्सपर्ट बराबर के हैं, ठीक है। एक तरफ हमारे डॉक्टर अम्बरीश सक्सेना जी आ गए, एक किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के डीन आ गए, और दोनों किसी एक मुद्दे पे आके आपस में सोशल मीडिया पे के सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, तो वो होता है डायलॉग। एक फॉर्मेट तैयार हो गया, डायलॉग। फिर एक फॉर्मेट आता है किसी टॉपिक को लेकर के, और जो तमाम कंट्रोवर्शियल चीज़ें आती रहती हैं, भारत बनाम इंडिया, ठीक है, आजकल बहुत बर्निंग टॉपिक है कोई, तो 4 लोग मिनिमम जो है 4 लोग आते हैं, एक उसके फेवर में बोलेगा, एक जो टॉपिक हमने लिया उसी एक उसके अगेंस्ट में बोलेगा, एक कोई बंदा न्यूट्रल होगा जो दोनों को कब्जे में रखेगा, दोनों को, वो जो है एक न्यूट्रल बंदा है, और एक मॉडरेटर है जो शुरुआत करता है, जो डिस्कशन को आगे बढ़ाता रहता है। तो डिस्कशन का जो फॉर्मेट है वो बहुत पुराना फॉर्मेट है, और वो लगातार अभी चैनलों पे भी चलता ही है। अब वो डिस्कशन पर रेडियो में जो होता था, वहाँ एक टॉपिक को लेकर के और आगे बढ़ते जाते थे और किसी कंक्लूज़न पे हम पहुँचते थे, वो आधे घंटे का डिस्कशन होता था। अब वो चैनलों पर जो डिस्कशन होता है वो एक अलग बात हो गई। खैर, इसी तरह से एक फॉर्मेट बनता है सिंपोजियम, जैसे सेमिनार होता है, एक स्पीकर आता है, कुछ बोलता है, दूसरा स्पीकर आया, तीसरा स्पीकर आया, चौथा आया, एक कोई बंदा है जो उसको मॉडरेट करता है। यही फॉर्मेट जो है, अब ये फॉर्मेट कम इस्तेमाल होता है, लेकिन क्यों, ये इस फॉर्मेट की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इसलिए है कि अगर आपका बजट आया है और आपने एक बॉम्बे से कोई रिकॉर्डिंग मंगा ली, एक आपने चेन्नई से मंगा ली, एक आपने लखनऊ से मंगा ली, 4-5 रिकॉर्डिंग मंगा के डिस्कशन में तो चारों लोग एक साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ एट ए टाइम बात कर रहे हैं। लेकिन सिंपोजियम में वो अलग अलग आपने मंगा ली, और फिर कोई एक एंकर होगा, मॉडरेटर होगा जो चारों को जोड़ देगा प्रॉपर इंट्रोडक्शन देके। तो ये सिंपोजियम का एक मीडियम बन गया एक, ठीक है। अब डिस्कशन जो है ना, एक इत्तेफाक से डिस्कशन को, जैसे में तो सिर्फ 4 लोग आते हैं, ये मैंने शुरू किया नेशनल प्रोग्राम में 96 में फॉर द फर्स्ट टाइम। वो क्या है कि मुझे लगा कि इतनी बड़ा हिंदुस्तान है, उस समय 130 करोड़ मान लीजिए, 130 करोड़ लोगों की कोई प्रॉब्लम है, महिला सशक्तिकरण, कोई 4 लोग आए और आपस में बात की और कोई रिजल्ट बता के चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक्चुअल
इफेक्ट, और एक बंदिश भी है 4 में किसको, दिल्ली में आप बैठे हो कौन से 4 लोग बुलाओगे आप, क्योंकि महिला विकास मंत्री भी इम्पॉर्टेंट है, नेशनल जो कमीशन फॉर वीमेन भी इम्पॉर्टेंट है, कोई सीनियर कोई जर्नलिस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, कोई सीनियर जो उस समय किरण बेदी जब गवर्नर वगैरह नहीं थी वो एक जो बहुत वर्कर कोई सोशल वर्कर वो भी इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे कितने लोग आप बुला पाओगे, 4 ही लोग बुलाने हैं, ठीक है। तो ये हुआ कि और जो इफेक्टेड लोग बंदे हैं, जो लड़की रोज़ कॉलेज जाती है, तरह तरह की परेशानियां झेलती है, जो मेड काम कर रही घरों में, क्या वो उसका सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, जो एक आम गृहिणी क्या उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग भी होना चाहिए। तो मैंने एक फॉर्मेट ये डिवाइस किया कि 6 लोग का पैनल, 7 लोग का पैनल और प्लस ऑडियंस को बुलाना, और उसमें जो भी रिलेवेंट उस टॉपिक से जुड़े लोग हैं उनको बुलाना, और फिर वो एक डिस्कशन बिफोर द ऑडियंस। तो ये एक फॉर्मेट चल, बाद में चैनलों ने इसको इख्तियार कर लिया, तो अब चलते जैसे वी द पीपल वगैरह चलता है NDTV वगैरह पे, तो ये तो बात की बात है, मैं आई एम टॉकिंग 96, तब कोई चैनल वैनल नहीं थे तब। तो हो गया डिस्कशन बिफोर इनवाइटेड ऑडियंस। इसी तरह एक आपके उसमें आएगा वॉक्स पॉप करके, मैंने वॉक्स पॉप क्या है, आप अपना माइक्रोफोन लेके चले गए, पब्लिक से पूछ लिया भाई आप क्या कहते हो इंडिया के बारे में, आप क्या कहते हो भारत होना चाहिए कि इंडिया होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक फॉर्मेट वो बन गया। तो अब आप इनको जोड़ लीजिए, 7-8 तो यही बन गए होंगे, मेरे 7 के करीब तो बन ही गए होंगे, ठीक है, जिसमें हमने सिर्फ स्पोकन वर्ड लिया, भाई कुछ दूसरा नहीं लिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्पोकन वर्ड के साथ SFX को मिला देते हैं, साउंड इफेक्ट को मिला देते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मेट बन जाएगा, कोई बता सकता है? ड्रामा नहीं बना सकते भाई साहब, कुछ भी कर लो आप, ड्रामा तो नहीं बनेगा। लेकिन जिसकी बात हमारे अम्बरीश जी कर रहे थे, कमेंट्री, कमेंट्री में क्या होता है, सिर्फ स्पोकन वर्ड है और सिर्फ इफेक्ट है। 26 जनवरी पे वो निकल रही है, परेड निकल रही है, ठीक है, और जो भी तोप निकल रही, जो भी तोपों की सलामी हो रही है, झंडा वगैरह तरह तरह के साउंड इफेक्ट्स आते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर होता है लाल किले पे, तो सिर्फ साउंड इफेक्ट होगा और सिर्फ शब्द होंगे, स्पोकन वर्ड होगा, तो बन गया हमारा कमेंट्री। और बहुत सारे फॉर्मेट निकलते, क्विज़, क्विज़ में क्या है, सिर्फ सवाल है, जवाब है और एक घंटी है, बेल बजती रहती है। तो क्विज़ हमारा इतना इम्पोर्टेंट फॉर्मेट बनता है उससे। इसी से बनता है एक रेडियो रिपोर्ट। हर चीज़ की कमेंट्री नहीं होती, कमेंट्री तभी होती है जब कोई बहुत बड़ा ओकेज़न हो, जब प्राइम मिनिस्टर हो, जब राष्ट्रपति हो, तभी कमेंट्री होती है। कमेंट्री रूटीन में तो नहीं होती, लेकिन फंक्शन रूटीन में होते हैं। प्राइम मिनिस्टर डेली जाते हैं, राष्ट्रपति डेली कहीं ना कहीं जाते हैं। तो वो जो फंक्शन हुआ उसकी रिकॉर्डिंग कर ली हमने, और उसमें से चुनिंदा चुनिंदा चीज़ें निकाल के उसको हम न्यूज़ रील, अगर न्यूज़ बेस्ड है तो न्यूज़ रील कहते हैं, अगर जनरल है तो उसको रेडियो रिपोर्ट कहते हैं। तो उसमें सिर्फ स्पोकन वर्ड है और सिर्फ साउंड इफेक्ट है। ये 2 फॉर्मेट बन के आ गए। अब मैं खास ही बता रहा हूँ, बनने को और कई बहुत सारे बनते हैं उनको, लेकिन मेजर यही हो गए आपके। अब सिर्फ साउंड इफेक्ट उनको लेते हैं हम, सिर्फ स्पोकन वर्ड को लेते हैं और सिर्फ म्यूज़िक लेते हैं, SFX को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्मेट बनेंगे, इसमें बनता है स्पोकन वर्ड प्रोग्राम विद म्यूज़िक। मसलन जैसे बच्चों का प्रोग्राम है तो उसमें म्यूज़िक तो होता है ना, जैसे यूथ का प्रोग्राम युववाणी बहुत मशहूर है, तो वो एक ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था। जो भी जितने आपके ये दिग्गज बैठे हैं आज की तारीख में, सब ने युववाणी से शुरुआत की, चाहे मीडिया के लोग हों, राजेश शर्मा जैसे लोग हों, या विनोद दुआ हमारे बीच नहीं है वो हों, या सुषमा स्वराज जी, या मणिशंकर अय्यर, या फला, जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने सब ने शुरुआत की वहाँ से, युववाणी से शुरुआत की है। तो यूथ का प्रोग्राम है तो वहाँ भी म्यूज़िक चलेगा, महिलाओं का कार्यक्रम उसमें भी म्यूज़िक चलेगा, कोई बातें बताई जाएंगी प्लस म्यूज़िक चलेगा। तो एक हुआ स्पोकन वर्ड प्रोग्राम्स इंटरस्पर्स्ड विद म्यूज़िक, और दूसरा हुआ म्यूज़िक प्रोग्राम्स जिसमें स्पोकन वर्ड मिला देते हैं, जैसे कि हमारा FM है। पूरा FM क्या है, यही है, म्यूज़िक का प्रोग्राम है, लेकिन साथ के साथ उसमें स्पोकन वर्ड भी चलता है। किसी ज़माने में मिक्सचर नहीं होता था, आज से 40-50 साल पहले स्पोकन वर्ड यही होता था कि लीजिए अब आप सुनेंगे फलाने कुमार गंधर्व का गायन, ये राग फला है और 3 ताल में निबद्ध, इससे ज़्यादा स्पोकन वर्ड नहीं होता। लेकिन अभी आपने FM में क्या देखा कि स्पोकन वर्ड भी चलता रहता है, गाने भी चलते रहते हैं, दोनों मिला के चलते हैं, ठीक है। एक फॉर्मेट है जिंगल्स का।
जिसमें हम कोई ज़रा सी पोइट्री सी करते हैं तो बंदी करते हैं, म्यूज़िक चलता है तो जिंगल्स चलते रहते हैं तरह तरह के, आपके चैनलों पे भी आते रहते हैं, ठीक है। तो रेडियो में भी इतर चलते हैं कि कोई जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कोई जिंगल 4 लाइनें बनाई और उसको म्यूज़िक में डाल दिया तो जिंगल्स चलते हैं, वो भी एक फॉर्मेट बन गया। इसी तरह एक फॉर्मेट होता है मैगज़ीन प्रोग्राम। मैगज़ीन प्रोग्राम में क्या होता है कि जैसे अलग अलग तरह की मैगज़ीन है, जैसे साइंस मैगज़ीन है तो उसमें सारा कि एक जैसे एक मैगज़ीन होती है, जैसे आपके करियर गाइडेंस की मैगज़ीन है तो उसमें तरह तरह के आर्टिकल होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो साइंस मैगज़ीन है तो उसमें साइंस से जुड़ा सारा मटेरियल साइंस का होगा। जो पेज पलटने का काम हम यहाँ करते वो म्यूज़िक हमारा कर देता है। एक चीज़ ख़त्म हुई तो दूसरा म्यूज़िक हुआ तो दूसरी चीज़ आ गई। तो साइंस प्रोग्राम होगा तो किसी साइंटिस्ट से इंटरव्यू है, क्या क्या साइंस की खबरें हैं, दुनिया में क्या क्या हुआ है, कोई साइंस से जुड़ा सब्जेक्ट, कोई टॉक होगी, कोई इंटरव्यूज़ होगा वगैरह वगैरह। तो एक मैगज़ीन स्पोर्ट्स मैगज़ीन हर महीने आती है, नेशनल लेवल पे आती है, उसमें पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स में क्या क्या हुआ है वो उसमें आ जाता है। खिलाड़ियों से बातचीत होगी, कोच से बात होगी, इस क्रिकेट बोर्ड के जो वो हैं चेयरमैन वगैरह उनसे बात होगी। तो एक मैगज़ीन, तो ये मैगज़ीन फॉर्मेट हो गया। तो मैगज़ीन हो गया, ये हो गया। अब ये 4-5 फॉर्मेट यहाँ से निकल आए, ठीक है। अब हम तीनों को मिला देते हैं, यानी स्पोकन वर्ड भी मिला, SFX भी मिल गया और आपका म्यूज़िक भी मिल गया। अब इसमें क्या क्या बनेगा, जितना नाटक है वो इसी से बनेगा, बिना उसके तो पर्दा ही नहीं खुलेगा आपका, ठीक है। और सीन बदलेगा, बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलेगा। तो नाटक है, नाटक में भी एक होता है झलकी जो 10-15 मिनट की होगी, कोई एक थॉट लेके, कोई एक आइडिया लेकर के। एक ज़माने में आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछेगा, उनको ज़रूर पता होगा, पूरा हिंदुस्तान में हवा महल लग जाता था। आज से 30-40 साल पहले घर घर में वो लगता था और हर घर में वो सुना जाता था जब तक टेलीविज़न नहीं आया था। अभी भी आता है, विविध भारती से अभी भी आता है। तो उसमें क्या होता है, एक कोई सीन, वो एक चीज़ को पकड़ लिया और 10-15 मिनट में जो है वो अमूमन हास्य वाली होती हैं, ह्यूमर क्रिएट किया जाता है और उसमें 15 मिनट में सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, 10-12 मिनट में। फिर एक नाटक हो गया, आधे घंटे का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, जिसमें सीन बदलते जाते हैं। और इस तरह से फिर सीरियल हो गया, 13 एपिसोड या 26 एपिसोड। रेडियो पे भी चलते हैं सीरियल्स, होते रेडियो सीरियल्स होते हैं। इसी का सबसे छोटा रूप है जो अब ख़त्म हो गया। हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट है रेडियो कार्टून का, नाम भी नहीं सुना होगा आप में से किसी ने। और रेडियो वाले अब हो भी नहीं पा रहा क्योंकि उसमें थोड़ा हिम्मत चाहिए। हमने अपने टाइम में ब्रॉडकास्ट किए हैं थोड़े थोड़े, है ना। कि अब वो उसमें क्या होता है, रेडियो कार्टून क्या चीज़ हुई। जब आप अखबार में कार्टून देखते हो तो उसमें क्या चीज़, असली चीज़ तो वो जो डायग्राम बना है वो तो सिर्फ अट्रैक्शन के लिए है। असली चीज़ तो वो जो उसमें वो जो स्पोकन वर्ड उसमें दिया हुआ है, वर्ड जो दिए हैं वही तो असली चीज़ है, जो पंच है उसमें। यही काम हम रेडियो में करते हैं। रेडियो में कैसे करते हैं, 2 लोगों का डायलॉग करा देते हैं। वो 2 लोग कोई हो सकते हैं, चाचा भतीजा हों, मामा भांजे हों, या 2 मियाँ मिर्ज़ा। भोपाल से चलता था, कुछ दिनों चला रेडियो कार्टून, तो एक मियाँ जी, एक मिर्ज़ा साहब। तो उस तरह मतलब 2 लोग आपस में डायलॉग करते हैं। अब मैंने जैसे कार्टून उस ज़माने में, हमारे भारत में क्या होता है, कोई चीज़ हो जाए तो बच्चा पूछता है, पापा इतने लोग मारे गए रेल में, अब क्या होगा। बेटा कमेटी बनाई जाएगी, तो फिर क्या होगा, तो फिर कमेटी रिपोर्ट देगी, उसको रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, फिर क्या होगा। बहरहाल वो कमेटी बनती रहती है। तो 1 मिनट में 40 सेकंड 30 सेकंड में, और फिर किसी जगह पे वो ह्यूमर वाला म्यूज़िक लगा के उसको ख़त्म कर देते हैं, एक पंच ला करके। लेकिन ये रेडियो कार्टून ख़त्म हो गया। आप कारण आप समझ ही सकते हैं इतना। अब वो उसका एक बिगड़ा हुआ रूप आप देखते हैं FM पे, जिसमें जनरली जो मिमिक्री जैसा कुछ करते हैं, तरह तरह की आवाज़ें बिगाड़ते बनाते हैं, वो उसको एक रेडियो कार्टून का एक बिगड़ा रूप हो गया, एक फॉर्मेट ये इस तरह चल रहा है। तो ये हो गया। और रेडियो का विज्ञापन, वो भी, इसमें भी तीनों चीज़ें लगेंगी। और सबसे जो प्रोमिनेंट है, जो रेडियो का अपना फॉर्मेट है, वो कहलाता है रेडियो फीचर। अब ये रेडियो फीचर क्या बोला है, रेडियो फीचर कोई जानकारी देने के लिए एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें सारे फॉर्मेट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब जैसे फ्रीडम मूवमेंट पे कोई फीचर है तो उसमें वो नारेबाजी का आपने दृश्य वो सीन डाल सकते हैं।
फिर उसमें दो नरेटर होंगे, एक दूसरे से वो बात सूत्रधार जैसे होता है नाटक में होते हैं नट नटी या सूत्रधार, उसी तरह फीचर के दो सूत्रधार होते हैं और वो आपस में बोलते जाते हैं। बीच बीच में कोई इंटरव्यू आ जाएगा, कोई वहाँ की रिकॉर्डिंग आ जाएगी, कोई साउंड इफेक्ट आ जाएगा, कोई म्यूज़िक आ जाएगा। मैंने जैसे दिवाली पर फीचर है तो दिवाली से जुड़ा कोई गीत आ जाएगा, कोई पंडित कोई होंगे वो उसका महत्व बता देंगे, उससे जुड़ा जो कुछ भी है वो उस फीचर में शामिल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि ड्रामा और फीचर में क्या अंतर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फीचर क्या होता है, पहले ज़माने में रेडियो में कोई बड़ा ओकेज़न हुआ, ईद आ गई, दीपावली आ गई, होली आ गई, तो होता है एक फ़ीचर बना दो। और फीचर का मतलब होता था बड़े उसमें खूब म्यूज़िक डालते थे, खूब उसकी सजावट करते थे, ठीक है, और तरह तरह की रिकॉर्डिंग उसमें डालते थे, जो भी हम जिस तरह से उसको बहुत इफेक्टिव बना सकें वो करते थे। फिर क्या हुआ, जैसे कमर्शियल सिनेमा तो आप सब जानते हो, एक होता है आर्ट सिनेमा, नाम सुना है, पैरेलल सिनेमा। कमर्शियल सिनेमा मतलब कुछ फार्मूला होता था, ठीक है, उसमें एक अदालत का सीन होगा, पुराने ज़माने से अगर आप शुरू करें तो वो हीरो हीरोइन का प्यार होगा, और फिर उसमें कहीं वो किसी ज़माने में बैलगाड़ी की दौड़ होती थी, फिर कभी घोड़े की दौड़ हो गई, कभी अदालत हो गई, कभी थोड़ा मारपीट हो गई, ये सब फार्मूला होता था सारा कुछ, और वो चलता कमर्शियल फिल्म। फिर उसमें आई एक पैरेलल फिल्म, आर्ट मूवी है, जैसे भूमिका जैसी फिल्म अगर आपने नाम सुना हो, मंथन जैसी फिल्म, ठीक है, और तो जिसमें कोई फार्मूला नहीं है, कोई जबरन कुछ नहीं है। जैसे एक फिल्म आई आमिर खान की, बहुत उसने रेवेन्यू अर्न किया, जिसमें वो लड़कियों की कहानी थी, पहलवानी कुश्ती वाली, दंगल। तो अब दंगल में कोई फार्मूला नहीं था, तो एक तरह से वो आर्ट मूवी थी, लेकिन बनाई कमर्शियल उसने आमिर खान ने बनाई, तो वो चलो कमर्शियल के खाते में आ गई। वरना जहाँ कोई, तो ठीक इसी तरह से हमारे रेडियो फीचर से एक फॉर्मेट निकला डॉक्यूमेंट्री। पहले एयर कंडीशनड स्टूडियो में बैठ के आपको एक फीचर प्रोग्राम बना लेते थे। अब ये हुआ कि रेडियो वाले बाहर निकले तो किसी झुग्गी बस्ती में गए, किसी कारखाने में गए, कभी बाज़ार में गए, और वहाँ जाकर जो सीरियस टॉपिक है, सजावट नहीं, कोई फ्लॉ उस तरह नहीं, और वो तो उस डॉक्यूमेंटेशन किया, जाकर के फील्ड में जाना, तो वो बन गया डॉक्यूमेंट्री। यानी जैसे कमर्शियल सिनेमा के साथ निकला आर्ट सिनेमा, सीरियस सिनेमा, गंभीर सिनेमा, ठीक है, ठीक उसी तरह से अभी भी जो है बहुत सारी, जैसे हमारी वो कुछ बीच बीच में मूवी आती रहती हैं इस तरह की, जिनको हम बिल्कुल आर्ट सिनेमा की कैटेगरी में डाल सकते हैं, तो वो ठीक इसी तरह बन गया रेडियो डॉक्यूमेंट्री। एक इनोवेशन और हुआ इधर पिछले 10-12 सालों में हुआ, और एक फॉर्मेट निकल के आया डॉक्यू ड्रामा, जिसमें डॉक्यूमेंट्री और ड्रामा दोनों को का मिलान कर दिया। ये क्या बला हो गई, ड्रामा जो होता है एक कहानी है, एक फिक्शन है, काल्पनिक कहानी, वास्तविकता नहीं है, ठीक है। और डॉक्यू ड्रामा में हमने क्या किया, सिर्फ फॉर्मेट रखा ड्रामा का, ताकि पब्लिक उससे कोई इंटरेस्ट पैदा हो, लेकिन जो उसमें हम लेते हैं वो रियल वर्ल्ड से आती है, सचमुच की चीज़ें उसमें आती हैं। सिर्फ हमने सहारा लिया उसको ड्रामा बनाने का, ताकि पात्र जो होंगे उनके साथ कनेक्शन हो जाए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे पास एक एजेंसी है भारत सरकार की, पेट्रोलियम PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA। वो लोग हमारे पास प्रपोजल लेके आए कि हम एक ऐसा सीरियल बनाना चाहते हैं, तो वो डॉक्यू ड्रामा का फॉर्मेट हम लोगों ने सोचा वही अच्छा रहेगा, तो उसमें हमने वो कैरेक्टर्स बनाए। बात तो हमें सारी करनी थी पेट्रोलियम से जुड़े बातों कि कैसे ईंधन बचाएं, कैसे पेट्रोल बचाएं, कैसे हम खाना बनाते हैं तो उसमें से चीज़ें बचाएं, गैस बचाएं, वगैरह वगैरह। तो बात तय हुई 13 फॉर्मेट्स की, तो हमने उसमें नाम रख दिए, पात्र बना दिए, पेट्रो अंकल बन गए, वही लड़की बन गई ऊर्जा, उसका नाम ऊर्जा ही रख दिया गया। ऐसे ऐसे करेक्टर क्रिएट किए गए। वो 13 एपिसोड इतने पॉपुलर हो गए कि उन्होंने कहा नहीं इसको बढ़ा दीजिए, 26 हो गए। फिर वो इतना पॉपुलर, लोग आने लगे, हमें पेट्रो अंकल से मिलना है। पेट्रो अंकल कहाँ बैठे हैं जो मिलेंगे भाई आपको, किसी को ऊर्जा से मिलना है। तो बात हमें अपनी करनी थी पेट्रोलियम कंजर्वेशन की, लेकिन हमने सहारा लिया नाटक का। क्यों? क्योंकि नाटक पावरफुल होता है। आप कोई खबर पढ़ते हो, आपने पढ़ा कि सुनामी से 10,000 लोग मारे गए, आपके आंसू नहीं निकलेंगे, आपको अफसोस होगा, आंसू नहीं निकलेंगे आपके। लेकिन या भूकंप आया, मोरक्को में अभी आया हुआ है, 3,000 के लोग मर गए, अफसोस होता है, लेकिन आंसू नहीं निकलेंगे आपको। 3,000
मर गए, उसको पढ़ के आंसू नहीं निकलेंगे। लेकिन यही चीज़ जब किसी नावल में आती है, जैसे एक नावल है 6.4 रिक्टर स्केल, ऐसा कोई नाम है, मेरा पढ़ा हुआ है भाई, मेरा दावा है कि आप उसको पढ़ने के बाद रोए बिना नहीं रह सकते। क्यों? वहाँ एक करेक्टर के साथ आप जुड़ जाते हो। सिनेमा में भी तो यही होता है, आप जाते हो उस करेक्टर के साथ, होता है कि भाई इसका बदला होगा कि नहीं होगा, और ये हीरो इसका बदला लेगा कि नहीं, इसके साथ इनजस्टिस हुआ तो ये है। अभी दशहरे में लोग पहुंच जाते हैं, लाखों लोग अभी पहुंच जाते हैं रावण को मरता देखते। तो एक करेक्टर से हमारा जो जुड़ाव हो जाता है, तो वो उसका फ़ायदा उठाने के लिए डाकू ड्रामा बन गया। ठीक है। और बहुत सारे फॉर्मेट्स जो हमको हमारी टेक्नोलॉजी ने दे दिए। जैसे कि रेडियो की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि रेडियो वन वे मीडियम हुआ करता था। मतलब रेडियो से प्रोग्राम जाते थे, कोई चिट्ठी लिखता था, हज़ारों चिट्ठियाँ आती थीं और चिट्ठियाँ बोरे भर भर के रखनी पड़ती थी। अब उसमें एक प्रोग्राम हम महीने का एक होता था, कहीं 2 होते थे, उसमें वो चिट्ठियाँ शामिल होती थी। बड़े क्या 10-20 चिट्ठी शामिल हो जाएंगे, 30-50 शामिल हो जाएंगे। चिट्ठियाँ हज़ारों की तादाद में आती थी। वो भी अगले ने प्रोग्राम सुना, वो 10 दिन बाद मिला, वो 1 महीने बाद वो शामिल हो पाया। तो एक तरह से वन वे ट्रैफिक था। तो स्टूडियो में बैठ के कोई बोले जा रहा है, बाहर कोई लोग सुनने वाले सुन रहे हैं, लेकिन फीडबैक नहीं था उस तरह से। आज क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है, SMS के ज़रिए से, ईमेल के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए, तरह तरह के फॉर्मेट्स आ गए। तो हमारे पास आ गया एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, फ़ोन इन प्रोग्राम। तो फ़ोन इन प्रोग्राम में हमने किसी मिनिस्टर को बिठा दिया, किसी बड़े अफसर को बिठा दिया, किसी सिनेमा वाले को बिठा दिया, और पब्लिक उससे सीधा सीधा फ़ोन करती है और वो पब्लिक को उसकी समस्याएं हल कर देते हैं। एक हुआ डायल इन, एक हुआ डायल आउट, जिसमें स्टूडियो से खुद हम बात करते हैं किसी लिसनर से उसको तो 2 फॉर्मेट हमें टेक्नोलॉजी ने दे दिए। एक फॉर्मेट पहले हुआ करता था, बहुत इंपॉर्टेंट था, वो नहीं होता, वो होता था रेडियो ब्रिज। रेडियो ब्रिज मतलब हम 4 शहरों को, 6 शहरों को, सूर्य ग्रहण पड़ा तो हमने 15 शहर जोड़े एक साथ, उनको एक साथ जोड़ देते हैं। पहले ज़माने में टेलीफोन के ज़रिए जोड़ते थे, अब हम सैटेलाइट के ज़रिए जोड़ देते हैं। एक रेडियो ब्रिज का फॉर्मेट आ गया। अब अगर ये सारे के सारे आप जोड़ लोगे तो ये 25 बन जाएंगे बड़े आराम से। ये है रेडियो फॉर्मेट। अब इत्तेफाक ये है कि आप लोग को कभी सुनने को मिला नहीं, मैं जामिया मिलिया में इत्तेफाक से जो एग्ज़ामिनर था, और अगर मेरे पास वो जो भी कापियाँ आई होंगी 60-70 जो भी होंगे, 2-4 लोग थे जिन्होंने 20 में से जिन्होंने कोई नंबर, वरना फ़ीचर कोई किसी ने लिखा ही नहीं, कौन उनको पढ़ाता था भगवान जाने, और उन्होंने फ़ीचर को समझा नहीं, रेडियो फ़ीचर को, और वो उसमें नंबर कमज़ोर आए, बड़ी तकलीफ़ होती है। तो रेडियो फ़ीचर, अब फ़र्क की बात है, ख़त्म करता हूँ, क्योंकि फ़ीचर और ड्रामा में क्या अंतर है, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। व्हाट इज़ ड्रामा और फीचर में क्या अंतर हुआ? ड्रामा इज़ द फीचराइजेशन ऑफ इमेजिनेशन। एक कहानी है जिसको हम फीचराइज करते हैं मतलब उसको सामने प्रस्तुति करते हैं, सामने लाते हैं। ड्रामा में क्या है, किसी एक बिखराव से शुरुआत होगी, बढ़ते 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 किसी एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाएगा। फीचर क्या है? फीचर इज़ ड्रामेटाइजेशन ऑफ रियलिटी, वास्तविकता को ड्रामेटाइज कर दिया तो फीचर बन गया। और फीचर ड्रामा का ठीक उल्टा है, एक बिंदु से शुरू होगा और बढ़ते 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 उस सारा फैला, उस सब्जेक्ट पे जितनी नॉलेज हो सकती है उसमें कोशिश होगी कि उस आधे घंटे के फीचर में सारी की सारी नॉलेज आ जाए। अगर वो, और तरह तरह के ये जो फॉर्मेट्स, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं था, हमने सिर्फ आपको फॉर्मेट्स बताए, लेकिन हर फॉर्मेट में बहुत तरह के इनोवेशंस किए गए हैं। पहले जो नरेशन होते, एक मेल फीमेल बना लिया। अब जैसे कश्मीर पे है तो डल झील फीमेल बन गई, चिनार का पेड़ वो बन गया, ठीक है। आगरा पे फीचर है, ताजमहल पे फीचर है, तो यमुना कोई पात्र बन गई, और कोई आगरा शहर कोई मेल वॉइस बन गया। मतलब तो तरह तरह के इनोवेशन, हर फॉर्मेट में बहुत सारे इनोवेशंस भी हो गए हैं। और अब जब बात ये प्रोडक्शन की बात, आखिरी में उसके बहुत डिटेल में नहीं जाना है, जैसे ही आपको एक प्रोग्राम प्रोड्यूस करना है तो टॉपिक क्या है, सबसे बड़ी बात ये कितना वो, फिर आपकी ऑडियंस क्या है, ऑडियंस के साथ आपकी भाषा बदल जाती है। आपका ग्रामीण कार्यक्रम है तो भाषा दूसरी होगी, शहरी कार्यक्रम है तो भाषा दूसरी होगी, यूथ है तो शहर का यूथ है तो दूसरी भाषा होगी, बच्चों का कार्यक्रम है तो बिल्कुल दूसरी भाषा होगी।
तो ऑडियंस क्या है आपका, ऑडियंस का प्रोफाइल देखना पड़ेगा, इसके लिए क्या फॉर्मेट सूटेबल होगा। अब हरियाणा ने अब यूथ है तो क्विज आप कर सकते हैं, और मतलब चूज़ करना टाइम स्लॉट कितना आपके पास है, बजट कितना आपके पास है, उसके मुताबिक आप फॉर्मेट चुनेंगे। फिर आप उसको रिसर्च करेंगे, खूब सारी रिसर्च करने के बाद उसको किसी प्रॉपरली ड्रामा जो वट एवर इट इज़, टॉक है और या फीचर है या जो भी है या क्विज़ है, तो उसको कैसे क्वेश्चन आंसर में पिरो के सारी नॉलेज को लेके आना है, तो आप वो सारा करोगे। और ज़ाहिर है वही फिर आप सूटेबल वॉइसेस को चुनते हो, फिर उसको रिकॉर्ड करते हो, फिर उसको एडिट करते हो और उसको मिक्सिंग करते हैं और उसके बाद ऑन एयर कर देते हैं। तो प्रोडक्शन तो इतना, ये टॉपिक ऐसा है जिसके लिए जामिया में पूरे 6 क्लासेस लिए थे 1.5 घंटे, तो उसकी तो मौका नहीं, लेकिन सिर्फ आपको आइडिया हो गया कि हमारा रेडियो हमारा जो है उसकी उसके यानी क्या क्या उसमें ख़ास बातें हैं या क्या उसकी अच्छाइयाँ हैं। अच्छाइयाँ यही हैं कि उसमें एक चित्र बनता है और वो चित्र हमारे दिमाग में होता है। बहुत सारी फिल्में इसलिए फ्लॉप हो गई क्योंकि वो जो हमारे देखने वाले थे उनके भीतर जो एक इमेज होती है वो नहीं चली, तो नई बात बन से। आदि पुरुष का ताज़ा उदाहरण है। हमारे मन में जो धारणा है रामचंद्र जी के लिए, रावण के लिए, जो भी है, रावण जैसा भी था मारा गया, वो बहुत बड़ा राजा था, वो उसका ये थोड़ी कि आप उसको मोटर मैकेनिक बना के छोड़ दोगे ठीक है। तो इसलिए फिल्म फ्लॉप हो जाती है। एक फिल्म आई थी शालीमार, हम बेवफा हरगिज़ न थे, पता नहीं गाना वाना सुना हो आपने, धर्मेंद्र का था, वो फ्लॉप हो गई, जबकि वो भारत की सबसे उस ज़माने की सबसे, हॉलीवुड पहली बार वहाँ हॉलीवुड से लोग लाए गए थे, उसमें आए थे, फ्लॉप हो गई। क्यों फ्लॉप हो गई? क्योंकि पूरी फिल्म चलती है हीरे को लेकर के, फिल्म बनी है, और जब वो पर्दे पर हीरा आता है, वो कम वक्त वो जो पेपर वेट नहीं होता, तरह तरह के आते थे, कागज़ पे रख देते थे, पता नहीं आप लोग दे, वो पेपर वेट जैसा लगता है, तो वो फिल्म फ्लॉप हो गई। तो जो अशोक फ्लॉप हो गई क्योंकि वहाँ शाहरुख खान ही बने रहे, अशोक नहीं बन पाए, ठीक है। जो भी किसका कसूर था, जिसका भी हो, क्योंकि अशोक है तो उसकी एक इमेज हमारे दिमाग। तो कहने का मतलब ये है कि विजुअल फ्लॉप हो सकता है क्योंकि वो अगर मैच नहीं किया आपके, अगर द्रौपदी की बात है तो द्रौपदी उस तरह की द्रौपदी होनी चाहिए। रेडियो में ये बात नहीं, रेडियो में आपका इमेजिनेशन है, इनकी द्रौपदी कुछ और होंगी, उनकी और होंगी, उनकी कुछ और होगी। जितना आप बेहतर इमेजिन कर सकते हो आप कर लीजिए, जितना कोई भी कैरेक्टर है। तो ये रेडियो में इमेजिनेशन साथ चलता है, जबकि टीवी को इडियट बॉक्स हम कहते हैं। तो उसमें इमेजिनेशन है, लाइवलीनेस है, सब चीज़ें चल रही हैं। तो आपको जब ख़त्म होगा प्रोग्राम तभी आप उसके बारे में उसका वो क्लाइमेक्स जान पाएंगे। तो और क्विक है, सबसे क्विक मीडियम है। तो ये रेडियो, उसकी रेडियो की अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ मैंने बताई थी। कमज़ोरी यही है कि भई आपको लिसनर के साथ चलना है। लिसनर को अगर समझ में नहीं आया प्रोग्राम तो वो आपका प्रोग्राम तुरंत के तुरंत फेल हो जाएगा, क्योंकि वो तुरंत के तुरंत सुनना भी है, तुरंत के तुरंत उसको समझना भी है। तो अब आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर, माय नेम इज़ गौरी एंड आई जस्ट वांट टू आस्क दैट हाउ डू यू प्रिपेयर योर स्क्रिप्ट shows or programs to engage your audience effectively? जी जी, वही मैंने बताया था ना कि जो चीज़ आप फ्लैट मत बोलिए। जैसे ये हमने भुगता है क्योंकि 35 साल काम किया रेडियो में और जगह जगह काम किया है। अब वो कोई महात्मा, 2 अक्टूबर आने वाला है ना, अब आगे आएगा अगले महीने, महात्मा गांधी पे टॉक देनी है, ठीक है। अब लोग लिख के ले आते हैं क्या, वो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, महात्मा गांधी के पिताजी का नाम ये था। अरे पिताजी का माताजी के नाम से थोड़ी गांधी जी बन गए थे, या पोरबंदर में नहीं होते, वो झुमरी तलैया में पैदा हुए होते, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि हमेशा जो आपकी शुरुआत है वो बहुत जैसे बार बार वही बात दोहरा रहा हूँ कि अट्रैक्टिव होनी है। जैसे भील की बात करिए, भील एक जनजाति, जानते हैं ना आप लोग, आपको भील पे टॉक देनी, मान लीजिए। अब क्या है, आप कहेंगे भारत में अनेक जनजातियाँ हैं, उन्हीं में से एक भील जनजाति, इसमें क्या अट्रैक्शन हुआ? आप कनेक्ट करिए ना उसको। कैसे कनेक्ट करेंगे? आपके 10 तरीके हैं आपके पास, वो क्या तरीका है? हमारे जो थे, ये नेशनल म्यूजियम यूनिवर्सिटी है, वहाँ कोर्स जो चलता है, वो डॉक्टर पंत उसने टॉक लिखी थी उन्होंने कैसे शुरू किया। वो उन्होंने कहा कि आपने क्या बालिया का नाम सुना है? तो आप कहेंगे नहीं, मैंने नहीं सुना है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि का नाम आपने सुना है, तो आप कहें हाँ, उनको कौन नहीं जानता।
अरे उन्हीं का बचपन का नाम बालिया था और वो भील थे, यहाँ से भील कनेक्ट हो गए, ठीक है, आप सब जानते हैं। एकलव्य की कहानी तो सबने सुनी है, वो भील थे, वहाँ से शुरू कर लीजिए। महाराणा प्रताप जब वो हार गए और जंगलों में थे तो उनको किसने पनाह दी थी, उनको शरण किसने, भीलों ने शरण दी थी, आप वहाँ से शुरू कर लीजिए। भीलों की जो दुनिया है वो बहुत, उसमें ऐसी मतलब रोचक चीज़ें, आप वहाँ कहीं से कुछ उठा के शुरू कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर्मल शुरू हो गए, जो आपका सवाल है कि भारत में इतनी जनजातियाँ हैं, भील भी जनजाति, इससे कुछ नहीं होगा। आपको हर टॉपिक को बहुत उस तरह से शुरुआत उसकी अट्रैक्टिव बनानी कि वो उस टॉपिक से आपका जुड़ाव हो जाए, यही आपको करना। और रिसर्च बहुत ज़्यादा करनी, खूब सारी रिसर्च करके ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल के, जैसे आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग जानते हैं कि ये जो आप सब बैठे हो और हम भी और आप सब लोग आंसू बहा रहे हैं। इट्स ए साइंटिफिक फैक्ट। 24 घंटे हमारे आंसू बहते रहते हैं और ये आंसू रुक जाएं तो आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल दौड़ के, ड्राइनेस हो जाए अगर। लेकिन वो निकलते नहीं हैं, निकलते तभी हैं जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, खुशी का बहुत मौका हो या कोई बहुत दुख का मौका हो, ठीक है, कोई बहुत दुख का होता। तो ऐसे ही, तो जैसे जब वो आंसू का विज्ञान, मैंने बहुत सारी साइंस के प्रोग्राम बहुत कराए, सपनों का विज्ञान, आतिशबाजी का विज्ञान। अब इतनी आतिशबाजी होती है अमेरिका, पूरी दुनिया में होती है, क्या क्या उन्होंने डिवाइस कर लिया, सबके पीछे साइंस है। आतिशबाजी का विज्ञान, आंसुओं का विज्ञान। अब वही है कि जब वो लिख के लाए थे, डॉक्टर सुभाष चंद्र लखेड़ा बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो वैसे ही लिख के लाए थे। अब उनका मैंने जब पढ़ा तो उनके तीसरे स्किट में ये बात निकली, ये कि हमारे आंसू 24 घंटे बहते रहते। मैंने कहा डॉक्टर साहब यहाँ से शुरू करिए, ये चौंकाने वाली बात है कि हमारे 24 घंटे आंसू बहते रहते हमारे। हाँ, तो वही है कि आप जो भी टॉपिक है खूब सारे रिसर्च करके कितना उसमें से कैसे कैसे चीज़ें, चुनिंदा चीज़ें लाइए जो पब्लिक को नहीं पता होंगी। बहुत सारी चीज़ें जो भी हम कुछ नहीं जानते, नमक रोज़ खाते हैं, बिना नमक की सब्ज़ी नहीं बने, कुछ नहीं बनेगी। लेकिन नमक की जब जानकारी जुटाने पे जाएंगे ना तो ऐसी ऐसी अद्भुत जानकारियाँ मिलेंगी। एक ज़माने में जिसके पास ज़्यादा नमक होता था वो सबसे बड़ा रईस माना जाता था हमारे इजिप्ट की कल्चर में, बहुत जगह देशों में, और शादियों में नमक दिया जाता था। मतलब तो कोई चीज़ आप उठा, पानी के आप जानते हैं, पानी शुद्ध पानी आप पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते, क्योंकि शुद्ध पानी जो होगा बिल्कुल प्योर वाटर, वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, आपको मज़े नहीं, तो वो नहीं होता है। तो जो भी आप छोटी छोटी चीज़ आप उठाएंगे उसमें ऐसी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी कि आप जो है सुनने वाला तो चौंकेगा ही, आप खुद भी चौंकोगे। तो वही है कि आप जो भी टॉपिक दिया जाए उसको खूब से रिसर्च करिए। और एक ही फंडा है, चाहे न्यूज़ में जाइए चाहे किसी जगह जाइए, वही क्वेश्चन लगेंगे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, वगैरह वगैरह। ये सारे चीज़ों का उत्तर, कौन सी अच्छी टॉक होगी जिसमें ये सारी चीज़ें, एक टॉपिक को पढ़े 7 मिनट में उसको पूरा फ्रीडम स्ट्रगल समझ में आ जाए, पूरा 7 मिनट में उसको पूरा चंद्रयान समझ में आ जाए, जो भी है, व्हाटएवर जो फॉर्मेट लेते, फीचर लेते, कुछ भी लेते, उसमें उसको सारी की सारी जो जानकारी पॉसिबल है वो हो सके, मिल जाए, तो आपका प्रोग्राम बढ़िया बनेगा। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ लावण्या। अभी आपने स्टार्टिंग में बोला था कि फीडबैक जो होता है वो एडवांटेज में होता है, लेकिन सर वो एडवांटेज कैसे है? वो तो डिसएडवांटेज होगा ना, कि हमारे को पता ही नहीं चल रहा होगा कि जो ऑडियंस है उनको क्या चीज़ अच्छी लग रही है और क्या चीज़ नहीं अच्छी लग रही है। तो एज अ रेडियो जॉकी हमें वो चीज़ कैसे पता चलेगी? अब पहले एक ज़माने में ये प्रॉब्लम थी, अब प्रॉब्लम थोड़ी ना है। हमने जगजीत सिंह साहब की डेथ हुई, हमने एक प्रोग्राम किया, ठीक है, एज यूजुअल होना ही था, और उसमें सारा रिकॉर्ड टूट गए, क्योंकि जो सैकड़ों SMS आए, सैकड़ों ईमेल आए, तो यही फीडबैक है। पहले पॉसिबल नहीं था, पहले तो चिट्ठियाँ थी, जैसे अभी हमने मन की बात फॉर्चुनेटली आई, मैं उस सारा कोऑर्डिनेशन मेरा था, जो शुरुआत हुई थी, हमें उसके लिए 1 लाख के लगभग चिट्ठियाँ मिलने लगी मन की बात के लिए। हमें पूरा एक कमरा लेना पड़ा अलग से, अलमारियाँ ख़रीदनी पड़ी, 2 MBA ट्रेनी लगाने पड़े और स्टाफ लगाना पड़ा, जो 1 लाख चिट्ठियों को बाकायदा रजिस्टर पे सारा उसको लिखता था। उसमें क्या कंटेंट है, चिट्ठी तो बंदे ने लिख भेजी 2-2 पेज की, अब उसमें असली बात क्या है, प्रधानमंत्री किसका जवाब दें, वो सारा करके पूरा हम उसका एक बना के, पूरा गट्ठा बना के, टाइप करा के, रजिस्टर तो हमारे पास रह गए, वो बना के PMO में भेजा करते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब यही फीडबैक है
कि प्रोग्राम कामयाब है। अगर 1 लाख चिट्ठियाँ मिल रही, प्रोग्राम कामयाब है। अगर प्रोग्राम आप आरजे की तरह प्रोग्राम कर रहे हो, तुरंत के तुरंत वो आने लगते हैं आपके पास, SMS आ जाते हैं। अब तो साधन इतने सारे हैं, मेल आते हैं, वो आते हैं, तो तुरंत पता, फीडबैक आपको पता लग जाता। पहले नहीं पता, पहले तो आप प्रोग्राम करके चले गए, अब वो कोई चिट्ठी लिख के भेजेगा, तो चिट्ठियाँ आती थी और उनका भी एक वैल्यू होती थी। लोगों ने पूरे पोस्ट कार्ड में अपना फ़ोटो, पत्नी का फ़ोटो, बच्चों का भी फ़ोटो छपवा रखा था, और वो सैकड़ों पोस्ट कार्ड उनके पास प्रिंटेड, हज़ारों पोस्ट कार्ड होते थे। एक एक दिन में 10-10, 15-15, 20-20 पोस्ट कार्ड हमें मिलते थे, फरमाइशी गानों के लिए या तरह तरह के उसके लिए। और इतने लोग, ऐसी दुनिया है ये जिसको आप कह रहे हो। मतलब एक बंदे ने मुझे 39 पेजेस की लंबी चिट्ठी, A4 पे उस पर रजिस्टर वाला जो पेज होता है ना, 39 पेजेस की, वो पूरी चिट्ठी लिखी। और ऐसी एक चिट्ठी नहीं, वो हर प्रोग्राम की चिट्ठी तो लिखता ही लिखता था, और ख़ास मौक़ों पे वो ऐसे 39 पेज की, 10 पेज की, 20 पे, वो डायरी नुमा जैसे। और क्या रिलेशनशिप बनती है। वो अपने पिताजी की शिकायत मुझसे कर रहा है, जिसकी शक्ल उसने कभी देखी नहीं है। अब मैं तो यहाँ बैठा हूँ 500 किलोमीटर दूर उससे, दिल्ली की स्टूडियो वहाँ बैठा हूँ, और बंदा अपने पिताजी की शिकायत मुझसे लगा रहा है। तो एक बॉन्डिंग हो जाती है। ये जो मतलब मीडियम, वो किस पे डिपेंड करता है, जो जिस तरह आप सारे आरजे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई आरजे होता है बहुत पॉपुलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन देता है उसकी शायद भाषा बहुत अच्छी होगी, शायद वो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लाता होगा, शायद उसमें जो इसको कहते हैं मानवीय संवेदना है ना, सेंसिटिविटी। क्योंकि इतने लोग अकेले हैं, शहरों महानगरों में रहते हैं, हॉस्टल्स में हैं, परिवार कहीं है, और आप उसको ज़िंदगी जो है उसको जो है उससे कहीं ना कहीं ज़िंदगी से जुड़ी बातें बताते हैं उसको थोड़ा एक। तो मैं जब इनाग्रेशन हुआ, जैसे नोएडा के उसका हुआ, तो मैं इनाग्रल पे गया था इनाग्रेट करने, तो मैंने वो कहा था, वो सबसे कहता रहता हूँ कि जो आप रेडियो जॉकी हैं, आप मत सोचिए कि सिर्फ रेडियो जॉकी हैं। जैसे ही आप रेडियो जॉकी बनते हैं, या जो भी रेडियो में आप किसी रूप में जाते हैं, एंकर बनते हैं, कॉम्पियर बनते हैं, जो भी बनते हैं, ठीक उसी मोमेंट पे आप एक बहुत ही इनलाइटेंड नागरिक बन जाते हैं, एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर बन जाते हैं, एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल लीडर का मतलब वही नहीं है वो जैसे बहुत सारे जो है वो जाते हैं चुनाव लड़के, वही नहीं। लीडरशिप तो आपके पास भी है, आप तरह तरह की बातें बताते हैं, तो एक सोशल रिफॉर्मर बन जाते हैं, एक थिंकर बन जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप उनको लगातार गाइड करते हैं। ऐसे बहुत, अब वक्त नहीं है मैं एक पूरा लेक्चर आपको इसी पे दे जाऊं कि कैसे लोगों की सुसाइड बच गई, लोगों की रेडियो के मतलब प्रोग्राम की वजह से, या क्या बॉन्डिंग होती, क्या रिलेशनशिप होती है। तो वही है कि वो सारा खेल किसका है, सारा वही शब्दों का खेल है कि आप बहुत अच्छी स्क्रिप्ट बनाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। उसमें भी तो डेकोरेशन है ना, कहाँ से साउंड इफ़ेक्ट लाते हैं, कौन सा म्यूजिक चुनते हैं, कैसे आप उसको सारा प्रोग्राम प्रोड्यूस करते हैं। जी, रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि जिसको सुनने में जितना आनंद आता है, जिसे कहते हैं ना फील करना, तो आज जब ये सेशन चला, मैं ज़्यादा नहीं सुन पाया, जितना मैं सुन पाया, तो सर से मैं ज़रूर एक बात पूछना चाहूँगा कि ऑल इंडिया रेडियो ने हमें एक शहर से तारुफ कराया था, उसका नाम था झुमरी तलैया। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि सिर्फ क्या रेडियो झुमरी तलैया के लोग ही सुनते थे। जब गाना आता है झुमरी तलैया से फला व्यक्ति, झुमरी तलैया से फला व्यक्ति, झुमरी तलैया से फला व्यक्ति। आपने सुना झुमरी तलैया का नाम? रेडियो पे सुना है ना? कभी खोजने की कोशिश करी, कहाँ है? मेरे को भी नहीं मिला। और एक इत्तेफाक है कि सर यहाँ पर बैठे हैं कि 2009 में सर ऑल इंडिया रेडियो ने कमीशन प्रोग्राम निकाले संगीत पर। मेरी बड़ी उत्सुकता हुई उसको भरने की। मैं गया, 1-1.5 घंटा 2 घंटा में लाइन में लग के फॉर्म खरीद के लाया। रिसेप्शन पे मिल रहे थे फॉर्म। उसमें उन्होंने 13 एपिसोड मेरे संगीत पे लिखने थे, डॉक्यूमेंट्री थी सर, और उन्होंने 2 के उन्होंने पायलट मांगे थे और बाकी की सिनॉप्सिस मांगे थे। संगीत की कोई नॉलेज नहीं थी मुझे। पकड़ के लाया मैं भाई 2-4 की, भाई ऐसे ऐसे हमें प्रोडक्शन की नॉलेज है, मैं संगीत पे बनाना है। संगीत यात्रा करके मेरे डॉक्यूमेंट्री का नाम था।
13 एपिसोड उसमें थे, जिसमें सारे जो भारतीय संगीत के ऊपर मेरा कार्यक्रम था। और आप मानेंगे मैंने सीखने के लिए किया था वो, कि मैं प्रोग्राम को कैसे सबमिट करते हैं सीखना है ऑल इंडिया रेडियो में। 1000 रुपये का सर डिमांड ड्राफ्ट लगा था, और आप मानेंगे मैं 2 बजे करीब जाके उसको सबमिट करने ऑल इंडिया रेडियो में गया, और शाम को 7:30 बजे मैं अंदर पहुंच पाया। सोच लीजिए कितने लोग, अब समझ लीजिए कितनी स्क्रिप्ट्स हैं। अगर कश्मीर के मैं प्रोग्राम उठाता तो वहाँ लाइन छोटी थी, कश्मीरी भाषा पे जब डोगरी और इनमें करने के लिए, पर हिंदी भाषा के लिए काफ़ी लंबी लाइन थी। तो 7:30 बजे मैंने प्रोग्राम वो सबमिट कर दिया। अब मैं हो गया कि मेरा तो होगा नहीं, तो जैसा भी होगा। करीब 2 साल बाद दानिश इकबाल सर आए, तो मैंने बोला सर मैंने एक बार ऐसे भरा था। तो बोले यार तुम पहले बताते तो कमीशन में तो मैं था ही, तो मैं एक बार सुन लेता। मैं कहा सुनना नहीं था, मुझे सिर्फ फीडबैक लेना था कि मैंने क्या करा है इस प्रोग्राम में। कहने का मतलब यहाँ ये है कि मेरी उत्सुकता थी, मैंने पैसा खर्च किया इसलिए कि मैं सीख पाऊँ कि इस प्रोग्राम को भरा कैसे जाता है। चाहे गलत ही लिखा मैंने, लेकिन मैंने कोशिश करी। तो आशा आपसे भी यही है कि आप भी इसी तरीके का प्रयास आप लोग करें। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे विभाग की हेड डॉक्टर सुष्मिता बाला मैम से कि वो आएं और आज के इस पूरे जो सत्र रहा उस सत्र पे अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। बोलने को तो मैं हिंदी में चाह रहा था, पर मैं भूल गया कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स को हिंदी में क्या कहेंगे। मिक्स कर सकते हैं। चलो मैम का आदेश हो गया है, तो मैं मैम से आग्रह करूंगा कि वो अपने वचन दें। मैम। थैंक यू। रेडियो के बारे में सर ने जितना बताया, एक्चुअली मैं सर इन लोगों को कुछ फॉर्मेट्स बताती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मैक्सिमम, अगर कुछ और बताती हूँ तो 10। लेकिन आज मैंने सारे आपने जितने फॉर्मेट्स बताए वो मैंने भी नोट किए हैं, और स्टूडेंट को पता है जो कम से कम मेरे क्लास में थे कि कितने फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन ये 4 पे ही सुई अटक गए इनके, 4 या 5 फॉर्मेट तो मैंने बताया ही नहीं। उससे ज़्यादा तो मैंने टिप्स में यूँ ही बता दिए थे क्लास में, और आज ही बताए थे बल्कि। तो ये अटेंटिवनेस नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम आई तुम लोगों को। रेडियो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो शायद इतनी देर जो सर ने बात, क्वेश्चन नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो तुम लोगों ने सुना उससे कुछ लोगों ने, मुझे दिख रहा है, कुछ नोट भी किया है। इसमें सर ने इतनी सारी बातें बताई हैं जिसमें आपके रेडियो टॉक के टॉपिक भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि रेडियो टॉक कैसे लिखना है या रेडियो फीचर कैसे बनाना है, तुम आसानी से बना सकते हो। हम लोगों ने जितना भी डिस्कशन किया, मतलब मैं तो एक एक पॉइंट सर का जो सर ने बोला वो नोट किया, स्टार्टिंग कोड से लेके अभी लास्ट में जो क्वेश्चंस का सर ने आंसर दिया उस तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने नोट की। क्योंकि कई बार ऐसा होता है सब्जेक्ट की आपको बहुत नॉलेज होने के बाद भी आप जिस समय क्लास में होते हैं तो कुछ चीज़ें आप नहीं बताते हैं या नहीं बता पाते हैं, क्योंकि टाइम का एक कांस्टेंट होता है। 50 मिनट की क्लास है और स्टूडेंट के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं, तो आप मिस कर जाते हैं। जैसे मेकिंग साउंड, इसमें आपको प्रोग्राम प्रोडक्शन में जो सर ने कहा कि फेड इन फेड आउट का ध्यान रखना है, पॉज का ध्यान रखना है, कहाँ कॉमा का यूज़ करना है, कहाँ आपको कैसे बोलना, साइलेंस वगैरह मैंने तुम्हें बताया, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं क्लास में। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सर ने कहा नो यूज़ ऑफ अनवांटेड साउंड। अब तुम्हें अगर ड्रामा कुछ भी बनाना है तो क्या हमें यूज़ करना है, क्या अवॉइड करना है, सर ने वो भी बताया। तो अब तुमने कितना नोट किया है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें करना चाहिए था। क्योंकि और स्क्रिप्ट का जो रेडियो टॉक का स्टाइल बताया, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन विद योर ऑडियंस, ब्लाइंड ऑडियंस, जो दिख नहीं रही है लेकिन तुम्हें ऐसे बात करना है जैसे वो तुम्हारे सामने है। वो तभी कर सकते हो जब स्क्रिप्ट वैसी होगी, कनेक्ट विद योर ऑडियंस। मैंने क्या बोला था, अगर यूथ है तुम्हारी टारगेट ऑडियंस तो
स्क्रिप्ट वैसे लिखनी है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ये क्या तुम जानते हो जो सर ने स्टाइल बताया, स्टाइल हमारा वहीं से शुरू, या आपने 2 लाइंस, कोई भी 2 लाइंस सेल्फ क्रिएट की हुई या कहीं से उठाई हुई। लिटरेचर में बहुत सारे लोग हैं, लिटरेरी आप इतने सारे पढ़ते हैं। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, इशू केवल वर्ड्स का है। कन्वर्सेशनल होना चाहिए। इंटीमेसी लेवल हम कैसे बढ़ा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। तो हमें ये कनेक्ट करना है। सर ने 1-2 चीज़ें बोली, कौन से वर्ड नहीं यूज़ करने हैं, ये वो अतः जो भी स्क्रिप्ट में लिख जाते हैं। तो ये प्रिंट के लिए स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हैं, ये रेडियो के लिए लिख रहे हैं। रेडियो में प्रॉपर सही शब्दों का प्रयोग और ऐसे शब्द जो आपकी ऑडियंस सुन के समझ ले। डिक्शनरी नहीं खोलनी है, छोटे छोटे सेंटेंसेस जोड़ने वाले, इंटीमेसी लेवल क्रिएट करना है। तो रेडियो जो है वो जितना सिंपल है, सर ने बोला उसको दृश्य को क्रिएट करो। मीन्स जो भी लिख रहे हो, अगर एक 90 साल की महिला के ऊपर फीचर लिख रहे हो तो 90 साल की महिला लोगों को दिख जाए तुम्हारे स्क्रिप्ट में। वो दादी है तो जो बच्चा बात करे तो दिख जाए कि दादी तुम्हारी झुर्रियां तो बहुत दिखने लगी हैं। मतलब क्रिएट करोगे स्टोरी टेलिंग और प्रेजेंटेशन। और कैसी हो, तुम्हारा कन्वर्सेशनल होगा। दूसरा बोल नहीं रहा है, बोल तुम ही रहे हो, लेकिन जो सारे लोग सुन रहे हैं उनको लगे कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे घर की कहानी है। ऐसा ही तो मेरे पड़ोस में जो दादी हैं उनकी झुर्रियाँ दिखाई दे रही हैं। आप उसको कैसे स्पोकन वर्ड को, जो भी फॉर्मेट्स इतने सारे बताए, मुझे नहीं मालूम तुमने कितने लिखे, मैंने सारे फॉर्मेट्स लिखे हैं, नोट डाउन किए हैं। कहाँ साउंड इफ़ेक्ट विद म्यूज़िक है, कहाँ सिर्फ साउंड इफ़ेक्ट है, कहाँ सिर्फ म्यूज़िक है, कहाँ ओनली वी कैन यूज़ स्पोकन वर्ड्स। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें कितने बनाने हैं। मैंने तो जैसे तुम लोगों को कुछ अपने सेक्शन में बताया कि हम 7-8 फॉर्मेट्स बनाएंगे और इंडिविजुअली प्रोग्राम बनाएंगे तो हम बहुत जल्दी बना लेंगे। ग्रुप एक्टिविटी में केवल हमारा 2 चीज़ें बनेंगी, जो पैनल डिस्कशन और दूसरा न्यूज़ बुलेटिन। तो न्यूज़ बुलेटिन और पैनल डिस्कशन में हमें ग्रुप चाहिए, अदरवाइज़ कहीं ग्रुप नहीं चाहिए। तो जितने भी हमारे कॉमर्शियल या जो भी बनेगा वो बहुत आसानी से बन जाएगा। फीडबैक की जहाँ तक बात, स्टार्टिंग टू एंड हम बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग में फीडबैक नहीं होता था, केवल 1 वे कम्युनिकेशन होता था, हम सुनते थे और वही जो चिट्ठियों वाला हाल था। और अभी भी सर मैं सुनती हूँ लगातार। मैं तो खैर रेडियो मॉर्निंग टिल इवनिंग अगर घर में हूँ तो सुबह 5:30 से स्टार्ट होता है और वो 11 बजे ही बंद होता है। तो उसमें अभी भी रोहिणी के 1-2 लोग हैं, कुछ जगह के एवरी डे इन एवरी प्रोग्राम उनका नाम आता है। या तो उनको इतना शौक़ है अपना नाम सुनने का, रेडियो पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और हर तरह के वर्ग के, जो सर ने कहा एलीट टू इलिटरेट, हर तरह के लोग प्रोग्राम सुनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी लैंग्वेज में कैसे प्रेजेंटेशन करना है कि जो लोग सुन रहे हैं आपको, उनको लगे कि वो प्रोग्राम उनके लिए ही है। जो बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं वो भी समझ जाएं, और जो हाई लेवल तबका है उसको भी ये समझ में आ जाए कि पूरी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी गई है। तो ये हमें सारी चीज़ों को बहुत केयरफुली समझना है, क्योंकि यहाँ आपके 2 पेपर्स हैं इसमें, बेसिक्स ऑफ रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन और दूसरा RGNR। अब किस में इतने स्टूडेंट्स ने, कितने लोगों ने क्या सीखा, इसको फिर अगली उसमें हम लोग बात कर लेंगे, जो क्लास में मैं डिस्कस करूँगी। सो थैंक यू सर। ये बहुत अच्छा इंटरेक्टिव तो नहीं था ज़्यादा, लेकिन इन्फॉर्मेटिव ज़रूर था प्रोग्राम। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर ने शेयर की, सो थैंक यू सर। और कनेक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे रेडियो ब्रिज वगैरह मैं तो खैर बताती हूँ अपने क्लास में कि रेडियो ब्रिज क्या है और बाकी चीज़ें।
तो ये सब जो भी सर ने पूछा, अगर तुमने अभी नहीं पूछा है कोई बात नहीं, नोट जिसने किया है वो मुझसे ज़रूर पूछ लेना, ठीक है?